हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल। एंड अब हम अपनी सीरीज में देखो बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हम विस्तास के लास्ट टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बाकी पहले के 2 चैप्टर्स करे थे, आज हम बाकी के 4 चैप्टर्स करेंगे। तो आज हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा समझने का फोकस करना है, समझने पर बेसिकली फोकस करना है और मेन मेन पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स आज हमारे होंगे? वो होंगे हमारे जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि कैसी जर्नी जो कहाँ पर लेके जा रही है? अर्थ के एंड पे। आप बोलोगे अर्थ तो राउंड है, ये अर्थ का एंड क्या? यहाँ पर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो जो ऑथर है वो अपनी जर्नी बता रही हैं वहाँ तक की। इसमें बहुत डिटेल्स है, इसमें आपको कितने डिग्री है, इसमें आपका माइल्स है, सब कुछ है। तो ये वाले चैप्टर को बहुत बहुत ज़्यादा डीपली समझना, अपने नोट्स अच्छे से लिख लेना, क्योंकि इसमें वन लाइन इन द सेंस आपका सीन पैसेज आ जाएगा और उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे। ज़रूरी नहीं तो वो वाला आंसर आपको उसमें अवेलेबल होगा पैसेज में, क्योंकि ये एज्यूम किया चला जाएगा कि आपने पढ़ लिया चैप्टर, तो ये मान के जाएगा कि भाई आपको इसका आंसर आता होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की, जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसमें हमारी जो ऑथर है वो तिशानी दोषी है। और यहाँ पर इनका क्या है, ये एक इंडियन राइटर है, पोएट है, एसेइस्ट है। ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ एनवायरनमेंट, कल्चर, आइडेंटिटी और ह्यूमन कनेक्शंस को, थीम्स पर ये इस पर काम करती हैं। एंड इनका वर्क और ब्रिंग विविड एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शंस इनटू हर राइटिंग। और बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग अलग चीज़ें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलती हैं। और उसी राइटिंग्स में से एक टॉपिक जो है एक हमारे पास है उनका, और वो क्या है? द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो ऑथर है वो बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। तो आप पर यहाँ पर आए आएगा तो समझ जाना है फर्स्ट पर्सन नरेशन की बात हो रही है। यहाँ पर आई मीन्स ऑथर अपनी बारे में अपने से उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए, अर्लियर दिस ईयर आई, यानी कि आई इधर कौन है? तिशानी दोषी, जो कि है ऑथर, was on a Russian research ship called Academic Shokalsky heading to Antarctica। मैं इस साल की शुरुआत में कहाँ पर थी? मैं एक शिप पे थी। कौन सा शिप? रशियन रिसर्च शिप है, जो कि क्या नाम है उस रिसर्च शिप का? एकेडमिक शुकाल्स्काई उसका नेम है। ये अच्छे से लर्न कर लेना, बार बार बोल रही हूँ। किस पे थी वो? स्टार्ट कहाँ से हो रही है? रशियन रिसर्च शिप से स्टार्ट हो रही है। उस शिप का नाम क्या है? एकेडमिक शुकाल्स्काई उसका नाम है। और वो शिप कहाँ जा रहा है? वो शिप जा रहा है आपका अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है। मेरी जो ट्रिप है वो स्टार्ट होती है, अगेन मेरी यानी कि माई, आई यानी कि माई। हु इज आई हियर? आई हियर इज ऑथर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? तिशानी दोषी। चलो, माई ट्रिप स्टार्टेड इन मद्रास, जो कि कहाँ से? मद्रास में स्टार्ट हुई है। 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 13.09 डिग्री नॉर्थ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान वी क्रॉस्ड, हमने क्रॉस किया 9 टाइम जोन्स, उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया है। वेंट थ्रू 6 चेक पॉइंट्स, क्रॉस्ड 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड पास थ्रू वेरियस इकोसिस्टम्स। ये पहला पैराग्राफ ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चे इसमें? जरा दोबारा से समझते हैं। वो क्या बता रही हैं? उन्होंने क्या क्रॉस करके पहुंची है वो अंटार्कटिका? उनका शिप क्या क्रॉस करके पहुंच रहा है? भाई वो देखो, उनके टोटल उन्होंने जो चीज़ें क्रॉस की वो है 9 टाइम जोन्स। मैं इसको ना थोड़ा और इजी कर देती हूँ ताकि तुम इसको आराम से लिख लो, ठीक है। चलो, ये आ गया आपका 9 टाइम जोन्स। कितने चेक पॉइंट से निकले हैं वो? 6 चेक पॉइंट से निकले हैं। 6 चेक पॉइंट्स, क्रॉस 3 वाटर बॉडीज एंड पास थ्रू वेरियस इकोसिस्टम्स। तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए भाई। ये कहा कितने इकोसिस्टम से निकले हैं? वेरियस इकोसिस्टम से निकले हैं। कितनी वाटर बॉडी से निकले हैं? 3। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली व्हेन आई स्टेप्ड ऑन टू अंटार्कटिका, जैसे ही मैंने अंटार्कटिका पे कदम रखा, सोचो तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां तुम 100 घंटे से ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, ये भी अभी आएगा, ठीक है। तुम वहां पर इतना टाइम ट्रैवल करते जा रहे हो, तुम्हारा कोई एक फैसिनेशन है, तुम वहां पर जा रही हो, और वहां पर जैसे ही तुम पहुंचे, तुमने पहला कदम रखा, तो वहां पहुंचते तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? एक
आपके माइंड में ऑलरेडी उस जगह की एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख रहे हैं सब कुछ, तो आपका जो एक फीलिंग होगी वो वहाँ पर आप जरा समझते हैं, जानते हैं उनकी क्या फीलिंग है। खुद सोच के देखो, अभी तुम बताना, पहले कमेंट में लिखो तुम एक ऐसी जगह है जो तुम्हारी एक ड्रीम जगह है और तुम बहुत ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे हो, बहुत टाइम बाद तुम पहुँचे हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा वहाँ पहुँच के। जस्ट इमेजिन करो और एक स्टेप उस जगह पर रख के देखो और लिखो कमेंट में आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा, क्या लगा, जो भी फील हो रहा है वो इमेजिन करना है। अब जरा हम देखते हैं तिशानी दोषी को कैसा लगा। आई हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 100 आवर्स बाय कार, प्लेन, शिप, मतलब 200 घंटों से ज़्यादा मैं ट्रैवल करके आ रही हूँ, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके आ रही हूँ। सो माई फर्स्ट फीलिंग वॉज आई सॉ अंटार्कटिका's ह्यूज वाइट लैंड एंड एंडलेस ब्लू स्काई वॉज रिलीफ। बट मेरी ये जो जर्नी थी, मेरा ये जो ट्रैवल था, वो मेरे लिए एक बहुत साई ऑफ रिलीफ था, क्योंकि जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, यानी कि हमारे ऑथर ने जैसे ही वहाँ कदम रखा, तो वो देखते एक बहुत दूर दूर तक वाइट लैंड है, ब्लू स्काई है और इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिख रही है नेचर की। तो ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगा। आफ्टर दैट आई फेल्ट एन इमीडिएट एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, एकदम से मुझे बहुत वंडर वाली फीलिंग हुई। आई वॉज अमेज्ड बाय हाउ वास्ट एंड आइसोलेटेड, मैं बहुत अमेज हुई कि भाई मैं उनको, मतलब कि भाई उन्हें बहुत दूर दूर तक उनको एक वाइट प्लेस दिख रहा है और वहाँ पर कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, कोई ट्री नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड, दुनिया से बिल्कुल अलग, सबसे बिल्कुल अलग, कुछ नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ वाइट लैंड दिख रहा है उनको। और ये वाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली आइस को। I couldn't believe that there was a time when India and Antarctica were connected as part of the same land. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले इंडिया और अंटार्कटिका एक ही पार्ट था, एक ही लैंड का पार्ट था। यानी कि जैसे इंडिया में फ्लोरा फौना है, ह्यूमन लाइफ है, और वहाँ पर बिल्कुल ऑन कंट्ररी कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। तो मतलब उसके लिए वाली बात बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रही थी। A very long time ago, about 650 million years back, there was a big combined southern supercontinent called Gondwana. It was mostly centered around what's now Antarctica. ये बता रही है, मतलब ये पुरानी हिस्ट्री में जा रही हैं अब, और अभी हिस्ट्री का और भी आगे आएगा आपको। वो ये कह रही है 650 मिलियन ईयर्स बैक वहाँ पर एक बहुत साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंटल होता था, जिसका एक नाम था, उसका नाम था आपका गोंडवाना, उसका नाम था जगह का। इट वॉज मोस्टली सेंटर्ड अराउंड व्हाट्स नाउ अंटार्कटिका, वो मतलब आज जहाँ पर अंटार्कटिका है वो मेनली वहीं पर होता था। बैक देन थिंग्स वर रियली डिफरेंट, तब बातें अलग थी, तब चीज़ें बिल्कुल अलग थी उस टाइम। ह्यूमन्स डिडंट एग्जिस्ट येट एंड द वेदर वॉज मच वार्मर, मतलब वहाँ पर ह्यूमन तो नहीं थे, बट वहाँ पर आज का जो वेदर है, जो इतना कोल्ड है, वो वैसा नहीं था, मच वार्मर था, बेटर था, विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। जो प्लेस था, गोंडवाना प्लेस था, लास्टेड फॉर अबाउट 500 मिलियन ईयर्स, 500 साल तक वो वाला प्लेस रहा है, जो आज अंटार्कटिका बन चुका है, जो पूरा आपका आइस वाला प्लेस बन चुका है। बट लेटर around the time when the dinosaurs disappeared and the age of mammals started, this landmass broke apart into different countries, shaping the earth like we see it today. But ये जो गोंडवाना है, वहाँ जैसे जैसे डायनासोर्स हमारे डिसअपियर हुए, मैमल्स आना शुरू हुए, धीरे धीरे करके पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो गया, और आज जो अर्थ की पोजीशन दिखती है, आज जो अर्थ की पिक्चर दिखती है, ये पिक्चर वही है जो आज की है, बट उस टाइम पहले अर्थ ऐसा नहीं दिखता था। ठीक है, तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री देखें, गोइंग टू एंटार्क्टिका नाउ मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी माइट बी गोइंग। अब वो ये कह रहे हैं कि अंटार्क्टिका जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि हिस्ट्री क्या थी पहले, वहाँ पे भाई देखो एनिमल्स थे, ग्रीनरी थी, बट आज की डेट में वहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो वो ये बताना चाह रही है कि अगर हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया, एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जो हम आज हाल अंटार्कटिका देख रहे हैं वही हाल हमारे पूरी अर्थ का हो जाए। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो एक वार्निंग दे रही है, बता रही है कि भाई, दोबारा पढ़ देती हूँ मैं लाइन, देखो, हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, एंड नाउ हम अब कहाँ जा रहे हैं। हमारा प्यार हिस्ट्री थी, हाल देखो, अब ये देखो, और अब आने वाला फ्यूचर भी क्या होगा, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। इट्स अबाउट गेटिंग वाई थिंग्स लाइक कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन, कार्बर इवोल्यूशन एंड
एक्सटिंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है क्यों ये सारी चीज़ें हमारे लिए आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ता है, कार्बन आपका डिप्लीशन ना हो, ये सब चीज़ों को फोकस करना है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, इट कैन बी प्रिटी माइंड boggling. Just imagine India moving north and pushing against Asia to make the Himalayas और South America drifting away to join North America. अब यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है आपने कि भाई इंडिया मूव कर रहा है नॉर्थ एंड पुश कर रहा है अगेंस्ट एशिया टू मेक द हिमालय बनाने के लिए, और दोबारा और बन रहा है, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट कर रहा है टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। तो मतलब ये अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। किस वजह से होगी? एनवायरनमेंट की वजह से होगी। दिस क्रिएटेड ड्रेक पैसेज, ये एक ऐसा पैसेज बना रहा है जिसमें मेकिंग अ कोल्ड करंट दैट कीप्स अंटार्कटिका आइसी आइसोलेटेड एंड दैट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। ये इसी रीजन की वजह से जब कंप्लीटली एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ा? अंटार्कटिका पर पड़ा। इसीलिए आज की डेट में जो अंटार्कटिका है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, अलोन है, और वहां पर कोई भी लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। एज अ पर्सन अदर देन दिस सम क्रिएचर्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो वहां है ही नहीं, वहां पे रह ही नहीं सकते। एज अ पर्सन फ्रॉम सनी साउथ इंडिया spending 2 weeks in a place where 90% of the earth ice is stored is not very comforting. वो बताना चाह रही है भाई वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, सनी साउथ इंडिया, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, धूप ज़्यादा रहती है, और उसने अंटार्कटिका में तकरीबन 2 हफ्ते बिताए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस है। और वो आइस कितनी है अभी मैं समझा रही हूँ, और फिर तुम उसके बाद कमेंट में लिखोगे, ठीक है? वो आइस कितनी है बच्चे? वेयर 90% ऑफ द अर्थ आइस इज स्टोर्ड। अर्थ की, पूरे अर्थ की 90% आइस किधर है? अंटार्कटिका में है। अब इमेजिन करो एक इंसान जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, जो बहुत मतलब वार्म प्लेस से है, और वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पर पूरी अर्थ की 90% आइस है, तो उनका क्या हाल होगा? तो वो प्लेस उनके लिए कंफर्टिंग नहीं था। तो माई क्वेश्चन टू यू इज, कितने परसेंट आइस स्टोर्ड है अर्थ की अंटार्कटिका में? चलिए आगे देखते हैं, कमेंट में लिख देना। चलो, इट्स नॉट जस्ट कोल्ड, ये खाली ठंड की बात नहीं है, बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन। इमेजिन करके भी देखो, मतलब इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट इवन टू गो देयर, लिव देयर, सर्वाइव इवन देयर। It feels like entering a huge empty space like a giant ping pong ball with no signs of human life. No trees, billboard, building, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइस है, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, वाइट वाइट, और सिर्फ स्काई दिख रहा है आपको। In this place, you lose your sense of how big things are and what time it is. You can see things that are super tiny like midgets, mites, and also huge things like blue whales and icebergs as big as countries. मतलब यहाँ पर आप दूर दूर तक आपको अगर कोई छोटी सी चीज़ भी हिल रही है या चल रही है ना, कोई कीड़े मकोड़े भी, या कीड़े मकोड़े क्या मतलब जो उधर के क्रिएचर्स है या वेल्स वगैरह कुछ भी ऐसा है, तो आपको दूर दूर, मतलब बहुत दूर भी होगी ना तो भी दिखेगी, क्योंकि कुछ लिटरली कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट? कभी आप अगर बीच पर गए हो, आप अगर बीच पे जैसे आप खड़े होगे ना, आप सामने देखोगे आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, यू विल सी नथिंग अदर देन दैट। और उसमें कुछ भी हलचल कुछ भी होगी ना, आप वो एक से एक छोटी से छोटी हलचल को पहचान लोगे। The days just keep going in this weird 24-hour sunlight during the southern summer, and it's really quiet except for sometimes when there is a volcano or a big chunk of ice breaks off. It feels like special and quiet place that makes you think about the history of the earth. Sadly, the future does not look so good for humans here. यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर कंडीशन कैसी है, आइस ब्रेक होती है, 24 घंटे का कंडीशन कैसी होती है, तो ये इधर आपको बेसिकली बता रखा है। और सिंपल ये एट द लास्ट वो बता रहे हैं कि भाई ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन एग्जिस्टेंस यहाँ पर बहुत मुश्किल है, इतनी ईजी नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, पीपल हैव अराउंड फॉर जस्ट 12,000 years, which is like a tiny movement on a big clock of Earth's history. जो इंसान आए हैं वो 12,000 साल पहले ही आए हैं भाई। In this short time, we have made a lot of noise. इतनी सी ड्यूरेशन में हमने बहुत शोर शराबा, बहुत showing that we are charged by building, villages, towns, cities और मेगा सिटीज़, ये सब बना दिया गया है। बट बिकॉज देयर आर सो मैनी ऑफ अस, वी आर नाउ कम्पीटिंग विद अदर एनिमल्स
फॉर थिंग्स वी नीड। हम इतने सारे हैं, अब हम दूसरों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं चीज़ों के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हमने कंडीशंस खराब करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो हम इतना ज़्यादा चीज़ें खराब करनी शुरू कर दे, नेचर को इतना हार्म करना शुरू कर दे क्लाइमेट चेंज की वजह से। और नेचर को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, और अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो अल्टीमेटली रिजल्ट देख लो जो सामने तुम्हारे को अंटार्कटिका में दिख रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक मैसेज वाला चैप्टर है जिसमें आपको बोला जा रहा है फोकस करिए, किस पर फोकस करिए, अपने एनवायरमेंट पर। Also, burning a lot of fossil fuels has made a thick blanket of carbon dioxide around the world. अब बार मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जा रहा है तो दुनिया में क्या होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत थिक लेयर बनती जा रही है, एंड विच इज नॉट गुड फॉर क्लाइमेट। ये क्लाइमेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस ब्लैंकेट इज मेकिंग द अर्थ वार्मर बाय मतलब वक्त के साथ साथ ये जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं ये अर्थ को और ज़्यादा हीटअप, गर्म, वार्म बनाती जा रही है, और ऐसा ना हो कि बर्स्ट आउट हो जाए। तुम नोटिस करो पिछले साल अगर तुम्हें याद होगा जो गर्मी पड़ी थी, मतलब रिकॉर्ड टूट गए थे सारे के सारे। एक ह्यूमन बॉडी की भी एंड्योरेंस की पावर होती है, वो तक बर्दाश्त करनी मुश्किल हो गई थी। तो यही यहाँ पर बताया गया। उसके बाद बता रहे हैं पीपल आर आर्ग्यूइंग अलॉट अबाउट क्लाइमेट चेंज। लोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। दे वंडर इफ द ह्यूज वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट विल मेल्ट कम्प्लीटली। वो वंडर करते हैं भाई जो अंटार्कटिका की बहुत बड़ी शीट है वो मेल्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। इफ़ द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट विल गेट मेस्ड अप, जब गल्फ का ओशन करंट उसके साथ मिक्स हो जाएगा। सम इवन वरी इफ इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। कुछ ये बिलीव करते कि जैसा हमें लग रहा है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। तो आगे वेल हु नोज बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट अंटार्कटिका इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस डिबेट। जो भी हो वो बस ये बताना चाह रही है कि भाई कुछ भी कर लो इस क्लाइमेट चेंज की डिबेट में अंटार्कटिका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, और वो है भी। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट्स प्लेस वेयर नो ह्यूमन लिव कीपिंग इट प्रिटी क्लीन। The big deal is that it has really old carbon records trapped in its ice like history book of the earth for the past 500,000 years. If we want to learn about how the earth was in the past, how it is now and what it might happen in the future, Antarctica is the place to check out. ये important पैराग्राफ है, पहले तो तुम लिख लो, ठीक है। मैं ज़रा साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेनी है या लिखना है आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, और मैं आपको बता देती हूँ। इसमें वो ये बताने चाह रही है कि भाई जो हिस्ट्री है वो सीधा ये कह रही है, रुक जाओ पहले तुम फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। चलो इसमें ये बताना चाह रहे हैं वो जो हिस्ट्री है वो ये बता रही है कि भाई अगर तुमने देखना है, तुमने जानना है कि भाई अर्थ का फ्यूचर क्या होगा, अर्थ का पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है, तो उससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको जानने के लिए, अंटार्कटिका से बेस्ट एग्जाम्पल आपको जानने के लिए और कोई भी नहीं है। फिर आता है आई वॉज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। ये इंपॉर्टेंट है, आइस व्हील। मैं एक प्रोग्राम की पार्ट थी, आपने देखा वो एक रशियन शिप में गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो बता रही है कि वो क्यों गई थी, क्या पर्पस था, क्या था। मैं एक आई मतलब ऑथर, ठीक। आई वॉज पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। वो प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इनका प्रोग्राम था ऑन दी अकेडमिक, जो आपने देखा था उसमें शोकाल्स की शिप में। दिस प्रोग्राम्स गोल्स इज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू फार फ्रॉम प्लेसेस एंड गिव देम एक्साइटिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इस प्रोग्राम का जो पर्पस था कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको वहाँ पर लेके जाना और उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज देना। अब आपसे फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ, वो जिस प्रोग्राम के थ्रू गई थी, जो बच्चों का बेसिकली था, हाई स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए था, क्या नाम था उस प्रोग्राम का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखना नहीं है, नहीं रुक जाओ, अब लिखो तुम। बैक करके मत लिखना, अगर बैक कर रहे हो तो लर्न करके फिर लिखना, ठीक है। चलो, द एम इज टू हेल्प देम डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट। मतलब उनका मेन मकसद है कि भाई यूथ को टारगेट करो, यूथ ही आने वाले टाइम में क्लाइमेट को बचाएगा। तो यूथ को जितना हम अवेयर करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो उतना अपने प्लैनेट के लिए अवेयर होगा और वो लोगों को भी अवेयर करेंगे। द प्रोग्राम हैज़ बिन रनिंग फॉर 6 years। ये प्रोग्राम 6 सालों से चल रहा था एंड इज लेड बाय कैनेडियन नेम्ड जियोफ ग्रीन। ये जियोफ ग्रीन के थ्रू चलाया जा रहा था।
He started this program because he was tired of taking famous people and retired individuals who could only contribute in limited ways. पहले वो क्या करते थे, फेमस पीपल को लेकर जाते थे, सेलिब्रिटीज़ को लेकर जाते थे, बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उनको लेकर जाने का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा. दो इन्फ्लुएंस करते हैं बट स्टिल अवेयरनेस तभी फैलेगी जब यूथ को लेके जाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिले और यूथ अपने आप को पहचाने, अपने साथ और लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करें. फिर देखते हैं विथ स्टूडेंट्स ऑन आइज. अरे फिर से नाम आ गया जितनी बार आएगा ना मैं इसको हर बार हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है. He wants to provide a life-changing experience to the future leaders of our world. Who is the future leaders? हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो बेसिकली है उनको, कि ऑब्वियसली उनमें से दे आर द नेशन बिल्डर ना. इधर मैं अगर नेशन बिल्डर भी लिख दूंगी तो कुछ गलत नहीं है, आप लोग ही तो हो नेशन बिल्डर. Giving them the chance to absorb, learn, most importantly take action. The program works really well because it's impossible not to influence when you visit the South Pole. मतलब इस प्रोग्राम ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम था और इतना आसान नहीं था, इजी नहीं होता था साउथ पोल पे जाके इस प्रोग्राम को हिट करना, बट ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था. इट्स सिंपल टू बी इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड अबाउट पोलर आइस मेल्टिंग व्हेन यू आर इन कंफर्ट जोन. आपको पता नहीं है, हमें तो दिख रहा है. जब आप वहाँ जाते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं, आइस मेल्ट होते हुए, ठंड बर्दाश्त करते हुए, तो पता चलता है ओके ये चीज़ ऐसे है. But when you witness glaciers shrinking and ice shelf falling apart, you start understanding that global warming is genuine and serious threat. आपको दिख रहा है ग्लेशियर्स बहुत स्पीड पे टूट रहे हैं और जगह जगह सिर्फ ग्लेशियर्स है. पानी, वो जो ग्लेशियर थे वो बिल्कुल वाटर बन चुका है. मतलब द पॉइंट इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कोई प्लेस ख़त्म होते जा रहे हैं. तो वो एक स्केरी फीलिंग है जिसमें आपको बताया जा रहा है. फिर आता है एंटार्क्टिका इज ग्रेट प्लेस टू स्टडी. क्या किस लिए है? टू स्टडी स्मॉल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन कॉज बिग इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ द सिंपल इकोसिस्टम एंड लिमिटेड बायोडाइवर्सिटी. वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, स्मॉल चेंजेस किस तरीके से इम्पैक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी में और इकोसिस्टम में. फॉर एग्जाम्पल देयर आर टाइनी प्लांट्स कॉल्ड phytoplankton in the ocean that play a crucial role in southern ocean's food chain. अब जैसे कि ये जो प्लांट है ये साउथर्न एशियन फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चाहे कैसी भी जगह हो, वहाँ के सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीज़ें हो जाती है. These small plants use the sun energy, ये सन एनर्जी यूज़ करते हैं to make food through a process called photosynthesis. Scientists warn that if the ozone layer continues to deplete, साइंटिस्ट ने वॉर्न किया कि अगर जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसी तरीके से डिप्लीशन की तरफ जाएगी, डिप्लीशन यानी कि खत्म होने की तरफ जाती रहेगी, तो क्या होगा? इट कुड इम्पैक्ट द एक्टिविटीज ऑफ साइटोप्लैंक्टन एंड अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मरीन एनिमल्स. और इससे क्या होगा? ये उस प्लांट जो पानी के अंदर के एनिमल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं. उनका फूड चेन खराब हो जाएगी और अगर उनकी फूड चेन हो जाएगी खराब तो वो उनके लिए सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं बचेगा, जिससे कि हमारी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी उनके लिए. एंड द बर्ड्स इन द रीजन एज वेल एज ग्लोबल कार्बन साइकिल. द स्टोरी ऑफ दिस प्लांट टीचेज अस अ वैल्यूएबल लेसन. टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट एवरीथिंग एल्स. मतलब अगर छोटी से छोटी चीज़ों का हम इम्पैक्ट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, चाहे वो कहने को एक छोटा सा प्लांट है, पानी का ही प्लांट है, छोटा सा ही है, बट उसके साथ वाटर एनिमल्स भी जुड़े हुए हैं, बर्ड्स भी जुड़े हुए हैं. और अगर वो प्लांट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपना खाना कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर वो अपना खाना ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा तो इन लोगों को, इन सबको कैसे फूड अपना दे कैन मेक. आगे आते हैं वॉक ऑन दी ओशन. नाउ अब तिशानी दोषी एक नई बात बताती है, बट उससे पहले एक तो मुझे लग रहा है मैं तुम्हें साइंस पढ़ा रही हूँ. चलो पहले तो तुम ये पूरा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर थोड़ा सा साइंस बेस्ड हो जाता है, स्पेशली वो बच्चे जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं जो साइंस से भागते हैं उनके लिए थोड़ा सा टर्म्स ऐसी हो जाती है. दैट्स वाई इसका मैंने कोशिश की है कि एक एक वर्ड्स को हम कवर अप करें. ठीक है, आई गेस कर लिया होगा आप लोगों ने क्लिक. आगे बढ़ते हैं. वॉक ऑन दी ओशन. अब वो कह रही है तिशानी जोशी, ड्यूरिंग माई टाइम इन द अंटार्कटिका आई हैड मैनी मोमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन. अब आपने नोटिस किया होगा वो पहले बताती है वो जर्नी पे जा रही हैं,
फिर वो क्लाइमेट के बारे में बताने लगती है, फिर वो हिस्ट्री के बारे में लगती है क्लाइमेट की, फिर वो वापस से बताती है भाई क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, हमें प्रिजर्व करना है। अब वो वापस से आ जाती हैं किस पे, अपनी स्टोरी पे, जिसमें वो बता रही है आई हैड मैनी मोमेंट्स ऑफ रियलाइजेशन बट वन ऑफ द बेस्ट हैपन जस्ट बिफोर रीचिंग द अंटार्कटिका सर्कल 65.55 डिग्रीज साउथ। आर शिप दी शुकल्स्की गॉट स्टक इन द थिक आइस। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुए, लेकिन जब वो वहाँ सर पहुँचने वाले थी उससे पहले उनका जो शिप था वो स्टक कर गया था एक बहुत बड़े आइस के आगे, एंड वी कुडंट गो एनी फर्दर, हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। दी कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने डिसाइड किया हम वापस मुड़ जाएंगे, बट बिफोर वी डिड ऑल 52 ऑफ अस वर टोल्ड टू क्लाइंब डाउन एंड वॉक ऑन द ओशन। लेकिन हमें ये बोला गया कि आप सब, जितने भी हम 52 लोग थे उस शिप में, सबको बोला गया आप जंप करके कहा जाइए ओशन पर चलिए और थोड़ा चलकर आपको चलना पड़ेगा। वेयरिंग स्पेशल गियर, हम ऑब्वियसली आप बर्फ़ के में जब हम चलते हैं ना तो हम नॉर्मल शूज़ से नहीं चल सकते, उसके अलग अलग शूज़ होते हैं आपके। वेयरिंग स्पेशल गियर वी वॉक्ड ऑन द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ वाइट आइस बीनीथ द आइस वॉज मीटर थिक लेयर। मतलब हमने उस वास्ट ओशन पे हम चलने लगे जो बर्फ़ का था और उसके नीचे बहुत थिक लेयर थी बर्फ़ की, एंड बिलो दैट 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे सॉल्ट वाटर था। कितने मीटर नीचे? 180 मीटर्स नीचे। इन द डिस्टेंस क्रैबस्टर सील वर लॉन्गिंग एंड आइस फ्लोस। इट वॉज एन अमेजिंग रियलाइजेशन। वहाँ पर कैप्चर सील्स थी जो वाटर बॉडीज़ के होते हैं, और मतलब वहाँ पर उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला जो अलग था। हम देखो, हम हिल स्टेशन जाते हैं ना तो हम बर्फ़ पे चलते हैं, वो वाली बर्फ़ तो अलग है, वो तो चलो माउंटेन्स पे होती है, ये तो प्रॉपर अंटार्कटिका की बर्फ़ पे उस पर चल रहा है, एक ओशन की उस पर चल रहा है जिसमें नीचे बहुत मोटी लेयर ऑफ आइस है, उसके नीचे सॉल्ट वाटर है, उनको सील्स दिख रहे हैं। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद ही हर किसी की किस्मत में हो। नाउ आफ्टर क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज, फिर से आ गया, एंड वेरियस इकोसिस्टम, आई कुडंट हेल्प बट मार्वल एट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ आवर प्लान। अब मेरे को इतना कुछ करने के बाद मैं अपने प्लेनेट की खूबसूरती देख रही हूँ। मतलब आई वंडर्ड हाउ थिंग्स वुड चेंज इफ अंटार्कटिका बिकेम एज वार्म एज इट यूज्ड टू बी। अगर चीज़ें कितनी बदल जाएगी अगर अंटार्कटिका ऐसा ही हो जाएगा जैसा अभी है। बाकी दी गया, वुड वी स्टिल बी हियर टू विटनेस इट और वुड वी हैव डिसअपियर्ड लाइक डायनासोर्स। अगर फिर से चीज़ें गर्माहट हो जाएगी, सब कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो क्या फिर से दुनिया में वही होगा जो हुआ जैसे डायनासोर हमारे डिसअपियर हुए जिस रीज़न की वजह से, क्या हम लोग भी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी डिसअपियर हो जाएगी? However, spending 2 weeks with a group of idealistic teenagers, क्योंकि टीनेजर्स क्यों कहा है? क्योंकि वो कौन थे? हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे। Who want to save the world made me realize that lot can happen over a million years, but even a single day can make a significant difference। मतलब बहुत कुछ हो सकता है, बट हर एक एक दिन से सब अगर मिलकर एनवायरनमेंट के लिए सोचने लगे, कुछ ना कुछ करने लगे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये है आपकी शॉर्ट समरी। इसको मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि ये आप लोगों को, उसको मैंने बहुत डिटेल में लिया है, इसमें आपको इसमें बता रखा है, और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप डीसीलाइन ऐप पे जाओगे, लिंक में नहीं है, डीसीलाइन ऐप पे जाओगे, वहाँ जाके डाउनलोड कर लोगे। मैं हर वीडियो में बोल ही रही हूँ, ठीक, और ये वही है जो मैंने आपको बताया, बट इन अ शॉर्टर सेंस में है। इसके बाद बच्चे हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, आपका जो कि है थीम। ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, फटाफट से इसको आप लिख लेंगे। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिंस्टन लैंडस्केप टीच अस अबाउट अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Antarctica is where we see the deep history of our planet and why we must save it. So these are the 2 important quotes. Make a screenshot or click whatever you do. Write it down in which manner you are comfortable. Moving ahead with the themes, environmental awareness and conservation. ये जो चैप्टर है आपने समझ ही गए होंगे, बेसिकली किस पर है, एनवायरनमेंट को किस तरीके से हमें सेव करना चाहिए और कंजर्व करके चलना चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो अल्टीमेटली उसका एंड क्या होगा? उसका एंड होगा भाई सब कुछ खत्म, नो ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी कि अगर इसी तरीके से अंटार्कटिका भी अगर वार्म होना शुरू हो गया, ओजोन लेयर कंप्लीटली डिप्लीशन हो गई, तो लाइफ साइकिल खराब हो जाएगी। और अगर लाइफ साइकिल खराब हो जाएगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं
डायनासोर्स की तरह डिसअपियर हो जाएगी। तो देखिए, द चैप्टर एम्फेसाइजेस द अंटार्कटिका इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिंस्टाइन एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। द ऑथर ऑब्जर्व ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स एंड अनटच्ड लैंडस्केप, नोटिंग हाउ इजीली दिस बैलेंस कुड बी disrupted. Human activities such as climate change, pollution and industrial exploitation threatens this delicate environment. By sharing her first hand experience of the continent, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी कि उन्होंने खुद से जाकर देखा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को हम एक्टिव भी बोलते हैं, एक्टिव यानी कि खुद से करना। तिशानी दोषी हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट एंटार्क्टिका एंड कंजर्व नेचुरल ब्यूटी। अब यहाँ पर जो रीडर्स है यानी कि यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको वो बताना चाहती है, एनकरेज टू रिफ्लेक्ट देयर ओन रोल बाय प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, उसमें वो ये कह रही हैं कि भी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करो और स्मॉल एक्शंस, हर किसी के छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। स्मॉल एक्शंस आर कॉन्ट्रीब्यूट टू लार्ज इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। इसके बाद बच्चे आपकी नेक्स्ट थीम है एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। द जर्नी टू अंटार्कटिका इटसेल्फ इज अ टेस्टमेंट टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ट्रैवलिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या क्या है आप सब बच्चे जानते हो, क्या डिस्टेंस है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही क्योंकि 2 से 3 बारी हमने रिपीट कर लिया है। अब वो जो डिस्टेंस, जो भी वो डिस्टेंस कवर करके आई थी, सब के सब अगर लिख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा लिखोगे या फिर से लिखोगे, क्या डिस्टेंस वो कवर करके आई थी अभी कभी कमेंट में लिखो। Crossing ocean, facing harsh weather conditions, demonstrate the length of human understand the world. This chapter captures the excitement of stepping into places few have seen. ऐसी जगह जाना जिस पर कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं, और अपने एनवायरनमेंट को बारे में जानना, ये सब का है। Showing how exploration expands knowledge and changes perspective. It also reflects the human desire to experience the unknown, learn about earth extremes, अर्थ के एक्सट्रीम्स के बारे में जानना, एंड अंडरस्टैंड नेचर्स मिस्ट्री, और नेचर की मिस्ट्री के बारे में जानना। इंस्पायरिंग लीडर्स टू एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन एंड देयर ओन लाइव्स। उसके बाद आता है अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में। एंटार्क्टिका इज नॉट जस्ट अ फ्रोजन वेस्टलैंड, इट इज अ लिविंग रिकॉर्ड ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री पास्ट। द ऑथर नोट्स द कॉन्टिनेंट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना, अ सुपर कॉन्टिनेंट दैट इंक्लूड्स इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। फॉसिल रॉक्स फॉर्मेशन एट आइस क्रॉस ओवर रिवील हाउ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, क्लाइमेट चेंज एंड लाइफ इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गोंडवाना पहले जगह थी, उसमें कौन कौन सी आपके आते थे, इसमें आप लोगों के आते थे इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, बट बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ बटना शुरू हो गया और अर्थ की जो पिक्चर है जैसी पहली थी वो पहले जैसी नहीं रही, अब जो अब दिखती है वैसी पिक्चर हो गई है। और इसमें बताया गया है कि भाई किस तरीके से पहले जो हाल था उस जगह का गोंडवाना का और आज जो अंटार्कटिका है वो कंप्लीटली चेंज्ड है। Human responsibility. Through her experiences, the author urges readers to recognize that humans have moral duty to protect Earth. Antarctica's untouched environment symbolizes what the world could lose if humanity continues exploiting natural resources recklessly. अगर इंसान आज भी इस तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय करते रहेगा तो अल्टीमेटली उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो होगा जो आज हम देख रहे हैं, यानी कि ऐसी जगह पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो चैप्टर ये कह रहा है कि भाई रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपने बिहेवियर को अच्छे से रखिए और पॉल्यूशन को कम से कम करिए। बेसिकली क्लाइमेट एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से सोचना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ा, इसकी सारी थीम्स देखी। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, उसमें हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके जो है क्वेश्चंस वाले PDF है आपका वो लोगों के पास DC9 ऐप पे आपको मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चलो बच्चों, आज का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा विस्तास का द एनिमी। अब जरा इस टर्म को समझते हैं, इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, द एनिमी। आज बच्चे कोशिश करनी है थोड़ी सी स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि 4 टॉपिक मतलब हमारे पास चैप्टर्स काफी है और सिलेबस भी है, तो देखना है, ठीक है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। अब ये दुश्मन 2 तरीका का होता है। सबसे पहले आपने जैसे ही सुना दुश्मन, एनिमी, आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट डाउन इन द कॉमेंट, एनिमी सुनते ही आपके माइंड में क्या आया? दुश्मन कौन? वो दुश्मन जो मेरा पर्सनल दुश्मन है या वो दुश्मन जो मेरी कंट्री का दुश्मन है? 2 तरीके के तो दुश्मन है। तो किसके दिमाग में सबसे पहले 1 आया या 2 आया? आप 1 और 2 लिखना, ठीक है। 1 इज फॉर पर्सनल, सेकंड इज फॉर कंट्री, और कंट्री वाला भी तो पर्सनल ही है भाई। भाई हम देशभक्त बैठे हैं, पेट्रियोटिक पर्सन लोग हैं, ऐसे कैसे, राइट। तो चलो अब चलो, चैप्टर के नाम से पता चल गया दुश्मन के ऊपर ये बात है, और ये दुश्मन जहां पर चैप्टर में जो है वो दूसरे वाले दुश्मन की बात हो रही है, यानी कि हमारे देश के दुश्मन की बात हो रही है। इसकी जो ऑथर रही हैं वो है पर्ल एस बक, इनकी ऑथर रही हैं, तो उन्हें देखिए। पर्ल एस बक
जो कि एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन रही है। शी इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क्स इन डिपिक्टिंग लाइफ इन सिनेमा, चाइना मतलब, एंड स्पेशली द स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, मतलब बेसिकली लोगों का स्ट्रगल यही सब बताया। और आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑथर्स यही सब बता रहे हैं। शी वॉन नोबेल प्राइज, ओ भाई साहब, इन लिटरेचर इन 1938 इनको नोबेल प्राइज मिला। देखो कितने सारे ऑथर्स तुम्हारी बुक में जो है उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ लिटरेचर में। बहुत 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 बड़ी बात होती है ये वाली, पता है आपको। Her writing often explores human compassion, moral dilemmas and the effects of war and social injustice. उनकी राइटिंग में ज्यादातर दिखता है इंसानियत दिखती है, हार्मनी दिखती है, लोगों की डायलेमास दिखते हैं, यानी कि उनको जो दुविधा हो रही है, उनको जो समझ नहीं आ रहा क्या सिलेक्ट करे क्या ना करे, एंड द इफेक्ट ऑफ वॉर एंड सोशल जस्टिस। सो वॉर का इफेक्ट और सोशल जस्टिस, ये सारी चीजें उनकी राइटिंग में दिखती रही हैं। देखिए आगे। अब सबसे पहले बच्चे आपको इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा एक माइंड मैप बता देती हूँ, आपको इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं इसके थ्रू आपको पूरी स्टोरी भी बता दूंगी और आगे समरी को हम फटाफट थोड़ा आराम से फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना द एनिमी बच्चे, ये आपकी स्टोरी है एक डॉक्टर सडाओ की, ठीक है। ये एक जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट होते हैं और उस टाइम की बात हो रही है जब वॉर छिड़ जाती है जापान में और अमेरिका में। अब क्योंकि ये एक सर्जन है और एक साइंटिस्ट है, तो इनकी ना जो ड्यूटी लगती है, क्योंकि वॉर हो गई है और इनकी जो ड्यूटी लगती है ना, वो वॉर फ्रंट पे जाने की नहीं लगती कि आप ट्रूप्स के साथ जाएंगे या सोल्जर्स को कुछ हो जाएगा या कुछ। इनकी जो ड्यूटी लगती है वो मेडिसिन को बनाना, और जो रिटायर्ड या जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, आपके उनकी उनकी सर्जरी था, उनसे रिलेटेड काम इनकी ड्यूटी हुआ करती थी। तो ये बेसिकली ये वॉर फ्रंट पे नहीं होते थे। इसको बताने का मकसद ये है कि ये वॉर फ्रंट पे नहीं थे, ये उधर नहीं होते थे, मतलब ये इनको एक जगह दी गई हुई थी रहने की, या वहां पर ये अपना रिसर्च करते थे। ये नॉर्मल टाउन में थे। टाउन इन द सेंस जो वहां पर जहां पर ये रहते थे वो एक आइलैंड काइंड ऑफ था, वहां पे सी शोर था, सी शोर के आसपास ये रहते थे। नाउ अब यहाँ जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो ये हैना से मिले थे प्रोफेसर हार्ली के घर पे, और जो सडाओ थे वो सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने अपने फादर को हना से मिलवाया, क्योंकि वो अपने फादर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पर्सन थे। उनके फादर से मिलवाया कि भाई उनकी अप्रूवल मिले, और उनकी अप्रूवल मिलके उन्होंने प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल में, ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में अपनी वाइफ से उन्होंने शादी भी की, ठीक है। ये सडाओ के एक कैरेक्टर के बारे में आपको पता चल रहा है, क्योंकि अब वॉर हो गई थी जापान और अमेरिका में, और अब उनका काम थोड़ा ज्यादा हो चुका था, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो सोल्जर्स होते थे वो हर्ट होते थे या कुछ होता था, मेडिसिन ये सब चीजें वो अपना काम करते थे। एक बार ना सी शोर पे उनको एक इंजर्ड पर्सन दिखा। अब जब वो उसके पास गए तो देखा कि वही उसको तो गोली लगी हुई है, मतलब वो पर्सन तो काफी चोट लगी हुई है। और जब उन्होंने उसको देखा, सीधा करके देखा, तो वो तो एक अमेरिकन सोल्जर था। अब यहाँ पर वो परेशान हो गए कि भाई ये तो कौन हो गया, ये तो मेरे कंट्री के अगेंस्ट वाला बंदा हुआ। अब मैं इसको बचाऊं कि मार दूं, बचाऊं कि मार दूं, मतलब कि बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों की जान बचाऊं। लेकिन अगर मैंने इसकी जान नहीं बचाई, मैंने इसको अपनी कंट्री के सोल्जर्स को दे दिया, तो ये मर जाएगा। अगर मैंने इसकी जान बचाई तो मैं देशभक्त कैसा कि मैंने अपनी एनिमी की जान बचाई। यहां पर डॉक्टर सडाओ थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, डायलेमा में आ गए थे। कैसे डायलेमा था उनका कि भाई वो अपने पेट्रियोटिज्म को देखे, अपनी देशभक्ति को देखे, या अपने कर्म को देखे, यानी कि जो उनका प्रोफेशन था उसको देखे। आप डॉक्टर सडाओ की जगह होते तो आप किसको सिलेक्ट करते? क्या पेट्रियोटिक बनते, या आपका जो वैल्यू है, जो आपका काम है वो करते? तो देखना कमेंट में, तुम लिख देना, ठीक है, तुम किसको सिलेक्ट करते। अब यहां पर सी शोर पे उनको 21 फेब को एक बंदा दिखा, एक आदमी दिखा, इंजर्ड दिखा। वो उसको अपने घर लेकर आए। जो ये पर्सन था वो एक वाइट गाय था, सेलर था यूएस नेवी का, ठीक है, और एस्केप्ड शॉट, मतलब उसको गोली लगी थी बट वो बच गया था। वो जो गोली थी वो उसकी बैक में लगी थी। अब जब वो उस सोल्जर को अपने फादर के रूम में लेके गए, ऑब्वियसली कि भाई इसको ठीक करते हैं, इसका इलाज करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, तो उनके जो हेल्पर्स थे, डोमेस्टिक हेल्पर्स थे, यूमी उसने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूंगी। उनका गार्डनर उसने कहा भाई इसके पास गन्स है तो हमें मार देगा, कुछ है, मैं नहीं करूंगा। उन लोगों ने डॉक्टर सडाओ और उसकी वाइफ की हेल्प करने से मना कर दिया। इनफैक्ट उसकी वाइफ भी इतना पॉजिटिव उसमें नहीं थी। अब क्योंकि हना
अब उस पर्सन की से देखभाल करी थी, मतलब पहले हना ने ही उसको क्लीन किया, उसको पूरी तरीके से क्लीन किया क्योंकि उसको खून खून था, उसके कपड़े पूरे खून खून थे। और अब किसके लिए तैयारी हुई कि भाई इस पर्सन की जो गोली लगी है उसको, इंजर्ड जो है उसको ठीक किया जाए। जब तक इस कंडीशन पर भी डॉक्टर सडाओ डायलेमा में है, वो एक अमेरिकन को शेल्टर नहीं दे सकते। अगर उसने ट्रूप को दे दिया, उसने सोल्जर्स को दे दिया, तो वो उसको मार देंगे, वो बचेगा नहीं। लेकिन वो इसको ऐसे जिंदा भी, मतलब इसको ऐसे बरता हुआ भी नहीं छोड़ सकता, जिंदा पानी में भी नहीं फेंक सकता। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस थी, दुविधाएं थी, डायलेमा था डॉक्टर सडाओ का। और फाइनली उन्होंने क्या पहले अपनाया, उन्होंने अपनाया अपना काम, अपना प्रोफेशन, और उन्होंने उसको बचाया, ठीक है, सेव किया। सडाओ ने उसको ऑपरेट किया सोल्जर को, और उसके बाद क्या हुआ? क्या उसने उनको हैंड ओवर किया? क्या उसने उसको जाने दिया, उसको बचाया? क्या हुआ वो अब हम सीखेंगे, जानेंगे समरी में, स्टोरी में। ठीक है जी, तो चलो आगे देखते हैं बच्चे। आपकी जो समरी है, दिस स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, और जिसमें जापान, डॉक्टर सडाओ अ स्किल्ड जापानीज सर्जन लिव्स विद हिज फैमिली बाय द सी के साइड में वो रहता है, डिस्पाइट द ऑनगोइंग वॉर। अभी बताओ इसका भी ना बच्चे एक मीनिंग है, सी के साइड में रहता है जहां पर आइलैंड टाइप ऑफ जगह है और वहां पर ट्रीज है, फॉरेस्ट है, क्योंकि जब हम मेडिसिन वगैरह करते हैं या चीजें होती हैं तो ऐसी जगहों पर रिसर्च होती है, तो वो ग्रीनरी चाहिए होती है, वहां पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को आप कोरिलेट कर सकते हो कि भाई ओके, वहां पर वो अपना जो भी उनको एक्सपेरिमेंट करना है या जो भी जिस काम का टास्क दिया गया है वो वहां पर वो करने के लिए उधर वो रह रहे हैं। जो डॉक्टर, ही इज अ कंपैशनेट डॉक्टर हु बिलीव्स इन सेविंग लाइव्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। वो बहुत कंपैशनेट डॉक्टर थे और वो इंसान की जिंदगी बचाने में ज्यादा बिलीव करते थे, ना कि वो इसमें कि भाई कौन कौन से देश का है, कौन कौन सी कंट्री का है। वन इवनिंग ही एंड हिज वाइफ हना डिस्कवर अ वुंडेड अमेरिकन सोल्जर। एक दिन, एक शाम को उनकी वाइफ ने और उन्होंने एक डिस्कवर किया, बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ, बहुत ज्यादा इंजर्ड एक अमेरिकन सोल्जर, एन एनिमी ऑफ जापान, जो एनिमी का जापान का एनिमी था। अरे भाई आपकी कंट्री की किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, तो आपका एनिमी तो हुआ वो। वॉश एशोर्ड नियर देयर होम, और उसके वहां पर उसने उसको देखा। पहला रिएक्शन जो दे था वो यही था कि डॉक्टर सडाओ क्या हो गया बच्चे, डायलेमा में चले गए। डायलेमा यानी कि दुविधा, यानी कि डुबियस, यानी कि डाउट। हेल्पिंग द एनिमी कुड बी डेंजरस एंड डिसऑनरेबल। भाई उसको ये लगा अगर मैंने एनिमी की हेल्प कर दी तो ये डेंजरस भी है और मेरी देश के प्रति मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये डिसऑनर हो जाएगा, मैं पैट्रियोटिक नहीं बनूंगा, नहीं कहलाया जाऊंगा। Yet his moral duty as a doctor compels him to act। लेकिन उसको फिर यहाँ पर आया कि भाई उसकी मॉरल ड्यूटी तो बनती है डॉक्टर की कि जिंदगी बचाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो दो डिलेमा आ रहे हैं उसके, एक तो भाई क्या आ गया आप लोगों का, उसको क्या निभानी है अपनी मॉरल ड्यूटी, और दूसरा आपका आ गया इधर पेट्रियोटिज्म। ठीक है, he secretly brings the soldier into his house to treat his injuries। वो चुपके से उस सोल्जर को अपने घर ले आता है और अपने स्पेसिफिकली अपने फादर के रूम में रखता है ताकि वो उसकी इंजुरीज को ठीक कर सके। केयरफुली हाइडिंग फ्रॉम द नेबर्स एंड अथॉरिटीज, उसे पड़ोसियों से भी बचा के रखा, अथॉरिटीज से भी, अथॉरिटीज में आप लोगों का आ गया ऑफिशियल्स से भी बचा के रखा, सोल्जर से भी बचा के रखा, हर किसी से उसने उसको बचा के रखा। अब ट्रीटमेंट हो रही है। While treating the soldier, Dr. Sadao and Hannah show compassion, kindness and concern। जब उसकी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका इलाज हो रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ, उसको फिर उसके बाद उसकी देख रेख रखी गई, तो वो पूरे तरीके से उन्होंने वैसे ही किया जैसे वो एक नॉर्मल पेशेंट के साथ करते। दे आर अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ डिस्कवरी। उनको पूरा पता था कि अगर कल को पता चल गया, जिसके साथ जो रिस्क है वो बहुत बड़ा है। by Japanese soldier, the situation highlights the conflict between duty to the country and moral responsibility to a human। यहाँ पर ये सिचुएशन ये हाईलाइट कर रही है कि भाई कंट्री की ड्यूटी क्या है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये जो कंट्री के लिए जो ड्यूटी आ गया, अगेन ये आप लोगों का क्या आ गया, पेट्रियोटिज्म आ गया। ठीक है, पेट्रियोटिक, आप कितने देशभक्त है। अब इंटरनल कंफ्लिक्ट आ रहा है भाई, डॉक्टर सडाओ स्ट्रगल्स विद द टेंशन बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड एथिक्स। एथिक्स होता है बच्चे, एथिक्स आपका आता है इधर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
आपको पता होता है कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मैंने एथिक्स पिछली क्लासेस में भी बताया था बच्चे, मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी ताकि आपको याद आ जाए। एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें पता होता है। जैसे कि अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है और उसके दो तरीके के फ्रेंड्स है, एक वो फ्रेंड जो बहुत पढ़ाकू है और एक वो फ्रेंड जो सारा टाइम घूमना फिरना, कोई पढ़ाई नहीं करना, नाइट आउट्स करना। आप क्या चाहोगे, आपके पेरेंट्स क्या चाहेंगे, आपके वो जो छोटे भाई बहन है, जो आपके सिबलिंग है, वो कौन सी कंपनी में जाए, कौन सी फ्रेंड की तरफ ज्यादा जाए? वो जो पढ़ाकू है, वो जो एजुकेशन में ज्यादा है, या वो जो घूम रहा फिर रहा है? बट ऑब्वियस जो घूम रहा फिर रहा है वो चाहेंगे कि कभी ना हो जो पढ़ाकू है उसकी तरफ जाए। लेकिन वो बच्चा उस टाइम उस एज में किस तरफ जाना चाह रहा है? जहां पे घूमना फिरना है, ये कुछ है। उस बच्चे को पता है ये सही चीज सही नहीं है, बट स्टिल हम उसकी उस लाइफ की तरफ फैसिनेट होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डॉक्टर सडाओ को पता है कि भाई मेरी ड्यूटी है एज अ प्रोफेशनल, मुझे इसको बचाना है, लेकिन एज अ देशभक्त, एज अ पेट्रियोटिक, मेरी ये भी ड्यूटी बनती है कि ये तो मेरा एनिमी है और मेरे एनिमी को मुझे हैंड ओवर करना चाहिए, मेरी कंट्री के सोल्जर्स को, पुलिस को। तो बट यहाँ पर वो डायलेमा में आ रखे हैं। ठीक है। दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एम्फेसाइज द यूनिफॉर्म स्ट्रगल बिटवीन मोरालिटी एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, इस लाइन को तुम लिख लेना। वैसे तो ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। आई विल बी मेकिंग इट इन अ दिस कलर। ठीक है, आगे देखते हैं। रेजोल्यूशन। वंस द सोल्जर रिकवर्ड, डॉक्टर सडाओ हेल्प्स हिम एस्केप सेफली यूजिंग क्लेवर स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट हिम। द स्टोरी कंक्लूड्स विद द मैसेज दैट ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी कैन ट्रांसेंड एमिनिटी, शोइंग दैट कंपैशन एंड मोरल करेज आर मोर पावरफुल देन द वॉर एंड हेट्रल। ये तो एक तो तुम इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। अगर तुम्हें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है तो कंक्लूजन में तुम लिख दो। अब डॉक्टर सडाओ ने क्या किया, उन्होंने अपनी बोट दी और उसको वहां के कपड़े पहना के सेल करने को कहा कि भाई तुम दूसरे आइलैंड में चले जाओ। इस तरीके से डॉक्टर सडाओ ने उस अपने पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट पेशेंट इज एन एनिमी। अब बराबर वही बात आती है, तुम उनकी जगह पर होते, तुम एनिमी को पहले देखते या तुम अपना प्रोफेशन पहले देखते? मेरे को लगता है सब बच्चों ने लिख ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है मैं फिर से पूछ रही हूँ, व्हाट वुड यू हैव सिलेक्टेड, योर पैशन और योर एनिमी? ठीक है। अब यहां पर ये बता रहे कि भाई मॉरली करेज ज्यादा जरूरी है या आपका पेट्रोटिज्म? इंपॉर्टेंट कोट्स है बच्चे, ये वाली जो इंपॉर्टेंट कोट्स है ये आप फटाफट से फोटो क्लिक कर लो, ये लर्न कर लेना। ठीक, उसके बाद आते हैं बच्चे हम थीम्स पे। इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन, इंसानियत और अपनापन, काइंडनेस। जो सेंट्रल थीम है बच्चे वो है स्टोरी की सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी सोल्जर्स, द वुंडेड मैन इज स्टिल ह्यूमन बीइंग। चाहे कुछ भी है बट वो जो चोट लगा हुआ इंसान है वो आज भी एक इंसान है और उसको केयर की नीड है। डॉक्टर सडाओ का डिसीजन टू ट्रीट द सोल्जर सीक्रेटली एम्फेसाइजेस द मोरालिटी एंड एम्पैथी शुड बी ट्रांसेंड नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स एंड वॉर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट दी, जो उन्होंने बिहेव किया, वो किसी भी वॉर से, वो किसी भी चीज से अलग है। इंसानियत सबसे बढ़कर होनी चाहिए और उन्होंने इंसानियत का साथ दिया। By prioritizing the soldier's life over the fear of prejudice, Dr. Sadao demonstrates the compassion is higher value than enmity, showing how human kindness can prevail even during violent conflict. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम में इंसानियत है, ह्यूमन काइंडनेस है, तो वो किसी भी लेवल पर कभी भी आकर कुछ भी हो सकती है, किसी के भी काम आ सकती है। लेकिन हमें ये जो वॉर, ये जो डिस्ट्रक्शन, एक दूसरे के लिए भेदभाव, लड़ाई मन में, ये सब नहीं रखने चाहिए। आगे देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड एथिक्स। Dr. Sadao faces a moral dilemma between his prioritic duty and Japanese citizen and his ethical duty as a doctor. While society and the law expect him to hand over the soldiers, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने ये लिखा होगा, मैं तो एनिमी को मार देता, मैं तो सोल्जर्स पुलिस को दे देता, मैं तो सोल्जर्स को दे देता, अपनी आर्मी को दे देता। बट यहाँ पर जो ऑथर है वो ये कहना चाह रही है कि भाई सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी लॉ को फॉलो करो, दुश्मन को वो करो, बट हिज कंसाइंस, उसकी जो इनर सेल्फ है, उसकी जो काइंडनेस है, उसकी जो अंतरात्मा है, उसने कंपेल किया कि वो बचाए उस आदमी की जिंदगी को। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट समटाइम्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स करेज टू चैलेंज सोशल और नेशनल एक्सपेक्टेशंस। ये स्टोरी ये हाईलाइट कर रही है कि कभी कभी हमें अपनी एथिक्स को बचाने के लिए हमें वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि किसके लिए हो, हमारे लिए हो, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हो और हमारे रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स के लिए हो।
उसके बाद बच्चे आता है आपका करेज एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ो जरा, मैं पानी पीती हूँ तब तक। Now, courage and moral responsibility. Helping the enemy soldier is not without risk. डॉक्टर सडाओ could face severe punishment. मतलब वो बहुत हाई से हाई पनिशमेंट भी फेस कर सकते थे, yet क्या पता बाद में भी पता चलेगा तो छोड़ेंगे तो नहीं उसको, बट उनकी जो ब्रेवरी थी और मोरल कन्विक्शन थी वो ज्यादा उभर कर निकल के आई। उन्होंने ये लेसन दिया है कि भाई करेज है, आप में दम होना चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए, और अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है इंसानियत के लिए तो आप उस पर स्टक रहिए। ये बेसिकली आपको इसमें बताया हुआ है। फिर है वॉर एंड इट्स ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए वॉर का क्या काम है, वॉर सिर्फ लोगों को मार रही है, वॉर सिर्फ हेट्रेड फैला रही है, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, वॉर सिर्फ फियर है। वॉर एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रही है। वही डॉक्टर सडाओ ने जो एक एग्जाम्पल दिया है कि वॉर, मेरी कंट्री की वॉर तो हो रही है, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो एथिक्स है वो इस वॉर से अलग है। मेरा काम है किसी मरते हुए इंसान को दोबारा से जिंदगी देना। अगर मेरे हाथ में है उस चीज को बचाना तो मैं पहले उसको निभाना चाहूंगा, या ना कि मैं ये देखूं कि भाई मेरे देश में लड़ाई हो रही है, ये मेरा दुश्मन है, मरता है तो मरे, नहीं। तो यही है आपका इसमें। द स्टोरी एक्सप्लोर द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर, शोइंग हाउ ऑर्डिनरी पीपल लाइक डॉक्टर सडाओ एंड हिज फैमिली नेविगेट फियर, सस्पिशन एंड मॉरल डायलेमास। वॉर imposes harsh choices, dividing loyalties between countries and conscience. Through the narrative, Pearl S. Buck emphasizes that humanity can survive even in conflicts if individuals act with compassion, empathy and integrity. मतलब इंसानियत आज भी जिंदा रह सकती है वॉर में भी, अगर लोग इन चीजों को फॉलो करें। किन किन चीजों को? कंपैशन को फॉलो करे, एम्पैथी को फॉलो करे, इंटीग्रिटी को फॉलो करे, मतलब मिलकर रहे, हाईलाइट द मोरल एंड इमोशनल वैल्यूज को अपने लेकर चले। ये है आपकी इसकी फोर्थ थीम। देन आते हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये मैं फटाफट से करा रही हूँ क्योंकि तुम्हें अब ये आते हैं बहुत अच्छे से। Who is डॉक्टर सडाओ एंड व्हाट डायलेमा डज ही फेस? डॉक्टर सडाओ कौन थे और उन्होंने क्या डायलेमा फेस किया? वो एक सर्जन थे, उन्होंने डायलेमा फेस किया कि भाई वो अपने एनिमी को बचाया नहीं, कंट्री के एनिमी को। लेट बी करेक्ट। डॉक्टर सडाओ इज अ जापानीज सर्जन हु फाइंड्स वुंडेड अमेरिकन सोल्जर। उन्होंने घायल अमेरिकन सोल्जर को पाया क्योंकि उनकी कंट्री की और अमेरिका की आपस में लड़ाई हो रही थी, जापान और अमेरिका की लड़ाई हो रही थी। ही स्ट्रगल्स बिटवीन पैट्रियोटिज्म एंड मोरल ड्यूटी। उन्होंने स्ट्रगल किया था पैट्रियोटिज्म और मोरल ड्यूटी में। अनश्योर वेदर टू रिपोर्ट द एनिमी और सेव हिज लाइफ। वो श्योर नहीं थे कि वो एनिमी की बचाए या उसकी जिंदगी बचाए या क्या करे। व्हाई डज ही ट्रीट द सोल्जर? उन्होंने सोल्जर को क्यों ट्रीट किया? बिकॉज हिज एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर इंसानियत के ऊपर बढ़ कर आई, ना कि नेशनैलिटी के ऊपर। हाउ डज दिस स्टोरी एंड कैसे हुई? जो सोल्जर था वो बच के निकल गया था, वहां से बचा दिया गया था उसको। द सोल्जर एस्केप्स शोइंग दैट द कंपैशन एंड मोरल करेज ट्रायम्फ ओवर फियर, एमनिटी एंड वॉर। तो मतलब ये बता रहा है कि भाई इंसानियत नेशनैलिटी से ऊपर है। आई व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? ये स्टोरी क्या लेसन दे रही है? एम्पैथी, मोरल, आपका एथिकल। ये तीनों वर्ड्स लिख दो कमेंट में और नोट्स में भी। स्टोरी क्या टीच कर रही है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 लिखते रहो लिखते रहो। मोरालिटी, एम्पैथी एंड एथिक्स। व्हाट इज डॉक्टर सडाओज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? डॉक्टर सडाओ का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ही स्ट्रगल्स बिटवीन द ड्यूटी टू हिज कंट्री एंड द ड्यूटी टू सेव अ लाइफ, रिफ्लेक्टिंग एथिकल डायलेमास इन वॉर टाइम। ये उसमें उनको बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय डॉक्टर सडाओ। क्या कॉन्फ्लिक्ट था? मुझे पता है कि तुम्हें पता है, पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कॉन्फ्लिक्ट था? पहली बात भाई वो एक सर्जन था, वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसकी कंट्री की और अमेरिका की आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसमें उनका काम अभी फिलहाल मेडिसिन और रिसर्च वर्क में था। वो एक सी शोर पे थे, एक दिन अचानक से उनको एक पर्सन दिखता है, वो हमारी उनकी राइवल कंट्री का एनिमी था, मतलब पर्सन था, और वो वहां पर आया हो, मतलब उसको शॉट था, बचा था, गोली लगते बचा हुआ था, बट गोली उसकी बॉडी में थी, बट वो जिंदा था। अब वो उनके पास जो डायलेमा था वो यही था कि वो अपनी मोरल वैल्यू की तरफ जाए या वो पैट्रियोटिक वैल्यू की तरफ जाए, क्या सही है, एथिकल वैल्यूज की तरफ जाए या वो देशभक्ति की तरफ जाए। वॉर है, ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसको नहीं ये करना, या क्या वो इस चीज को लेकर डायलेमा था। एक डायलेमा और भी हो सकता था, वो ये भी कर सकता था, देखो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने देश को बचाए,
मतलब इंसान को बचाए। इंसान को तो बचा लिया, उसको ठीक बचाने के बाद चाहे वो उसको हैंड ओवर कर सकते थे। देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में आता है। वो अगर ऐसा करते कि अब उनका ये भी हो जाता और वो पेट्रियोटिज्म भी पूरा हो जाता, बट उन्होंने तो उसको बचा वापस भेजने में हेल्प करी। तो यहाँ पर ये आपका इसमें आता है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, ये पूरा इसमें वही लिखा हुआ, और इनफैक्ट हमने पीछे थीम में भी पढ़ लिया है, पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने इसको पढ़ लिया है। आप इसको अपने आप से कर लेना। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की तरफ उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। हाँ जी बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि बहुत इमोशनल चैप्टर है, बहुत मोटिवेशनल चैप्टर है। और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अलग ही दुनिया में ले जाएगा। अलग दुनिया में इन द सेंस कि ऐसी दुनिया जिसमें हम रह तो रहे हैं, बट उसकी जो हार्श रियलिटी है ना, और जो उसको वो फेस कर रहा है, उसके बारे में बताएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि भाई ये कितना जरूरी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो किसी दुख में है, किसी गम में है, किसी दर्द में है, कैसे हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को। तो देखें, ऑन द फेस ऑफ इट, जो आपके ऑथर है सुजैन हिल, इन्होंने ये लिखी है। और पहले उनके बारे में जानते हैं, फिर आपको मैं माइंड मैप बताऊंगी इसका। सुजैन हिल एक इंग्लिश ऑथर रही है, जो कि नोन है फॉर बोथ फिक्शन एंड प्लेस के लिए बहुत फेमस रही हैं। हर वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस, फियर्स एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस। उनके जो वर्क है वो हमेशा क्या बताते रहे हैं, वो बताते रहे उनके वर्क्स ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताया है उन्होंने, डर के बारे में बताया है, और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताया है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं इंसानियत, काइंडनेस, उस चीजों के बारे में उन्होंने बताया है। क्योंकि आप लोग बार बार, कुछ बच्चे लिख रहे थे कमेंट में कि मैम माइंड मैप बता देना, वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो जो चीजें चैप्टर्स हो गए हैं तो उसका मैराथन में वेट करो। बाकी अब जो है उसको मैं आपको माइंड मैप से बता देती हूँ, आप इसमें क्या पढ़ेंगे। माइंड मैप से ही आपको पूरी स्टोरी समरी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए बच्चे, ऑन द फेस ऑफ इट क्या है इस स्टोरी में। ऑन द फेस ऑफ इट, डेरी एक हाफ बर्न्ड फेस बच्चा है जो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा है। डेरी के ऊपर ना एसिड से उसका फेस जल जाता है और आधा हिस्सा जल जाता है। अब जब कोई इंसान, सोचो, और वो तो बच्चा है, कोई इंसान जिसका फेस जल चुका है और वो एक आम इंसान की तरह नहीं दिखता, वो काफी, उसको अंदर से ये फील होता था इन्फीरियरिटी कि भाई मैं आम इंसानों जैसा नहीं दिखता, लोग मेरे पे तरस खाते हैं, लोग मुझे देखकर घिन सा महसूस करते हैं, लोगों को लगता कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मेरे को कोई प्यार नहीं करता। लोग तो बल्कि ऐसी ऐसी कमेंट्स भी पास करते कि इस फेस वाले को तो सिर्फ इसकी माँ ही प्यार कर सकती है, मेरी मम्मी भी मुझे अगर किस करती तो इसीलिए करती क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनको मुझे करना है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत दुखी, बहुत टूटा हुआ सा बच्चा, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आता था इन द लाइफ कि भाई वो ऐसा क्यों होता जा रहा है। वो इतना डिमोरलाइज था कि बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस। आप खुद सोच के देखो, अगर हमारे फेस पे एक पिंपल भी आ जाता है कितना परेशान हो जाते हैं, कुछ लग जाए या कुछ निशान पड़ जाए कितना परेशानी हो जाती है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बच्चा जिसका आधा का आधा फेस जला हुआ है, तो वो क्या फील करता होगा। तो उसके अंदर जो एक फीलिंग थी ना, वो थी आपकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग थी। ही मीट्स मिस्टर लैम्प इन अ गार्डन। वो एक बार एक गार्डन में मिस्टर लैम्प से मिलता है, वो फेंस को पार करके जाता है, मिस्टर लैम्प से वहां पर वो मिलता है। मिस्टर लैम्प एक ओल्ड एज पर्सन होते हैं और उनकी जो एक लेग होती है वो टिन की लेग होती है। वॉर में उनकी लेग मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब जो उनकी लेग लगी होती है वो टिन की होती है, ठीक है। तो और उनसे ना, मतलब बच्चे वगैरह सब, मतलब बहुत अलग किस्म के थे मिस्टर लैम्प। जो जैसा अगर हमें पहले डेरी दिखाया गया है बहुत नेगेटिव, वही मिस्टर लैम्प को जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है बहुत पॉजिटिव, बहुत एनकरेज करने वाले, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले दिखाया गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पर लाइन भी बोली गई है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ माई फेस इवन आई एम। यहाँ पर ये डेरी इतना इतना दुखी है अपने आप को लेकर, इतना सैड है अपने आप को लेकर, वो सीधा ये कह रहा है कि भाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ माई फेस। लोग मेरे फेस को लेकर डरते हैं और इनफैक्ट मैं खुद अपने फेस से डरता हूँ। डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, यहाँ पर ये जो सोच है ना, इन दोनों की सोच बहुत अलग है। दोनों की सोच बहुत अलग है, यानी कि मिस्टर लैम्प और डेरी। डेरी जहां बहुत नेगेटिव सोचता है, मिस्टर लैम्प जहां बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसी सोचते ही क्यों हो, तुम खूबसूरती देखो, अपने आसपास देखो, सनराइज करते हुए देखो, सन सेट देखो,
आपके आसपास जो चीजें हो रही है उनको देखो, ब्यूटी छोटी छोटी चीजों में है, खूबसूरती सिर्फ यही नहीं होता तुम्हारे आसपास तुम्हारी शक्ल है या कुछ है, तुम खुश रहना शुरू करो। तुम इसमें मिस्टर लैम ना डेरी को बहुत ज्यादा एनकरेज करते हैं, और इनफैक्ट वो एंड में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो ना आप समझ पा रहे हो ना मैं समझ पा रही हूँ कि क्या ये नहीं होता, बट वो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है मिस्टर लैम्प के साथ, और फिर डेरी का क्या होता है यही आपका इस मेन स्टोरी में है। फिर आगे देखते हैं बच्चे। मदर किसेस मी बिकॉज शी हैज टू, वो बेचारा आपको मैंने बताया था इधर डेरी यही कह रहा है। विमेन इन स्ट्रीट विस्पर, जो एक बार वो खड़ा हुआ था और औरतें वहां से जा रही थी, तो वो पर लेडीज जो थी वो ये बोलती हुई जा रही थी आपस में, विस्पर करते हुए जा रही थी कि भाई इसको तो कोई प्यार करेगा ही कैसे, अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ऐसा फेस है इसका तो सिर्फ इसकी मदर इसको प्यार कर सकती है। जस्ट इमेजिन उसने वो लाइन सुनी, उसको कितना बुरा फील हो रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा अपने बारे में, अपने लिए। स्टोरी ऑफ अ मैन इसमें बताया गया है, और वो उसको एनकरेज कर रहा है, दुनिया खूबसूरत है, उसको एंजॉय करो, सन के पास बैठो, सन में बैठो, मतलब बेसिकली यहाँ पर इधर एनकरेजमेंट है। तो चलो देखते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन पे डाल रही हूँ, सस्पेंस पे डाल रही हूँ कि भाई मिस्टर लैम के साथ कुछ ऐसा होता है जो डेरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेरी मिस्टर लैम से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और मिस्टर लैम ने उसकी जो परसेप्शन थी वो काफी हद तक चेंज भी कर दी थी दुनिया को लेकर, उसको लेकर खासकर। एंड में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जरा समझते हैं, जानते हैं। देखिए इधर देखते हैं। डेरी एक 14-year-old बॉय है, चलो अरे इनके बारे में तो मैंने बता दिया था आपको। ओके, डेरी एक 14-year-old बॉय है whose face is badly scarred वन साइड ड्यू टू एन एसिड एक्सीडेंट। उसका जो फेस है वो बुरी तरह से जल चुका है, एक ऐसी एक्सीडेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से बर्न आउट हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा नहीं दिखता। नाउ हिज disfigurement makes him insecure, lonely and withdrawn as he believes that people judge him harshly based on his appearance। अब ये जो उसके साथ हुआ है ना, उसको उसकी जो फेस देखकर ना लोगों उसको ये फील आने लगा कि लोग उसे पसंद नहीं करते, लोग उसके साथ गलत बिहेव करते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उससे पास हो, तो वो अकेला रहने लगा है, बहुत मतलब बेचारा बहुत परेशान था, दुखी था। He has little confidence, उसका जो कॉन्फिडेंस था बहुत कम था, एंड अवॉइड्स इंटरेक्टिंग विद अदर्स, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था, और वो कोशिश करता था कि वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी ना करे, ना अपनी एज के लड़कों के साथ खेले, दोस्त बनाए, उसकी इंटरेक्शन भी जीरो थी दूसरों के साथ। फीलिंग रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, और वो सोसाइटी के साथ क्या फील करता था, बिल्कुल रिजेक्टेड फील करता था। मीटिंग मिस्टर लैम, अब क्या हुआ, एक बारी वो मिस्टर लैम से मिला। वन डे डेरी वेंडर्स इनटू अ गार्डन, एक गार्डन में वो जंप करके गया और वो मिलता है मिस्टर लैम से, एंड मीट मिस्टर लैम एंड एल्डरली मैन विद अ टिन लेग, एक काफी एजेड मैन था जिनकी एक टिन की लेग थी। अनलाइक अदर पीपल मिस्टर लैम ग्रीट्स डेरी वार्मली एंड एनकरेज हिम नॉट टू बी अफ्रेड। बाकियों की तरह जैसे कि लोग उसको देख के फेस बना लेते थे, या बड़ा जैसे बोलते ना पिटी वाला फेस हो जाना, तरस खाने वाली चीज हो जाना, वैसी चीज उनके साथ नहीं थी। उनके साथ नहीं थी मतलब पहली बार यहाँ पर अदर देन हिज मदर डेरी को फील हुआ कि मिस्टर लैम भी उसके लिए कंसर्न्ड है, मतलब मिस्टर लैम उसको बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं डरो मत, तुम्हें मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। His friendly and understanding manner immediately contrasts with the reaction Derry has grown accustomed to making Derry feel safe and accepted। उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर था, उसके साथ उनको उनको ट्रीट करना, उसको समझाना, अपने प्लांट्स दिखाना, अपने ट्रीज, मैंगो, अपना एप्पल, ये सारी चीजें जब उसके साथ होने लगी तो उसको फील हुआ कि भाई ये पर्सन उसके अच्छे के लिए है, ये पर्सन बाकियों की तरह नहीं है, दिस पर्सन इज गुड, ये पर्सन अच्छे हैं। During their conversation, Derry shares how scars make him hate his face and feel isolated। अब उन दोनों में जब बातचीत शुरू हुई तो डेरी ने देखा कि भाई अपने बारे में बताया कि जो उसका स्कार्स है, उसका जो जला हुआ फेस है, किस तरह से वो जला हुआ फेस उसको लेकर जा रहा है अकेलेपन की तरफ, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम despite his physical impairment speaks about life with optimism and emphasizes inner strength। अब यहाँ पर मिस्टर लैम यहाँ पर देखो, मिस्टर लैम जिनकी एक लेग नहीं है, टिन की लेग है। अब ये जो डिस्पाइट वर्ड आया ना बच्चे, जरा इसको कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं बुक के साथ, आपकी जो कहानी है।
अगर हम देखें डेरी का एक फेस ही तो बर्न्ड एक हिस्सा, उसके पास आईज है, हैंड्स है, लेग्स है, हर चीज है, और इसको वो यूज करके पूरी तरीके से अपनी लाइफ जी सकता है और खुश रह सकता है। वही मिस्टर लैम, जहां ऑब्वियसली उनकी एक टिन की लेग है, यानी कि उनकी असली एक लेग है भी नहीं, वो पूरे तरीके से आई एम काम इंसान की तरह नहीं है, जिसको जो प्रॉपर बोले, वो इम्पेयर्ड है, बट स्टिल वो फिर भी पॉजिटिव है, जबकि डेरी के पास सब कुछ है और वो नेगेटिव है। यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है भाई कि भाई आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी पोजीशन में हो, आपको पॉजिटिव रहना होगा। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रख पाओगे। वो गार्डन था, वो इतना फ्लरिश गार्डन था, वहां पे बर्ड्स आती थी, सब कुछ इतना खूबसूरत था। क्यों था, किस वजह से? क्योंकि उसकी जो देख रेख मिस्टर लैम कर रहे थे, वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कर रहे थे। He teaches Jerry that flaws do not define a person. किसी की कोई कमी किसी पर्सन को डिफाइन नहीं करती। इनफैक्ट एंड वंस एटीट्यूड एंड कैरेक्टर आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन अपीयरेंस, कि एक पर्सन का कैरेक्टर और उसकी अपीयरेंस फार मोर इंपॉर्टेंट है किससे, उसकी मतलब एक पर्सन का कैरेक्टर और उसका बिहेवियर उसकी अपीयरेंस से फार मोर इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर कवर अच्छा नहीं, हम बुक नहीं पढ़ेंगे, यानी कि अगर कोई इंसान हमें बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, ये इंसान अच्छा होगा, अरे ये तो बड़े अच्छा नहीं दिख रहे, दूसरे ज्यादा अच्छा दिख रहे हैं, चलो इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी इंसानियत, आपका नेचर, आपकी हार्मनी किस पर होती है? वो आपके ऊपर होती है। ठीक है। चेंज इन डेरी। Through Mr. Lamb's wisdom, Derry begins to rethink his belief about appearance and life. He learns to value inner qualities over outward looks and gains courage and self-confidence. Feeling inspired, Derry promises to return to continue their conversation. अब यहाँ पर मिस्टर लैम ने कंप्लीटली डेरी को चेंज कर दिया। वो उसको पूरे तरीके से मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते इन द सेंस, वो उसको बोलते हैं भाई तुम अपने लिए जियो, अपनी खुशी देखो, अपने आसपास के सराउंडिंग्स देखो, नेचर को देखो, नेचर को एंजॉय करो। यहाँ पर प्लांट्स है, ट्रीज है, बर्ड्स है, मैं हूं, तुम दूसरों को मत देखो, जो भी हो तुम अपने आप को, अपने ऊपर, अपने खुद के लिए फोकस करो, खुद पर फोकस करो। ठीक है। और फिर वो उसको कहते तुम मेरे पास आओ, हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे। और इस बात पे डेरी एग्री भी करता है कि चलो मैं, और डेरी ना काफी पॉजिटिव फील करता है, और वो कहता है मैं आऊंगा दोबारा से और आपसे बैठूंगा, आपके पास बातें करूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। नाउ एंडिंग ट्रेजेडी, ये जो एंडिंग है ना बच्चे, ये मेन है आपका। जब डेरी वापस आता है ना, तो वो देखता है मिस्टर लैम हैज डाइड। होता क्या है, एक लेडर होती है और मिस्टर लैम ट्री के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, वहां पर लेडर गिर जाती है और वहां गिरने की वजह से मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। जब डेरी वहां पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि मिस्टर लैम अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। और जहां से डेरी अपने आप को पूरे तरीके से चेंज करना चाह रहा था, और अब वो आगे करता भी है, क्योंकि मिस्टर लैम जाने से पहले उसके अंदर पूरे तरीके से पॉजिटिविटी भर के चले गए हैं। एंड इन एन एक्सीडेंट, दो द ट्रेजिक, this ending emphasizes the fragility of life and the importance of Mr. Lamb's lesson. The story highlights how empathy, guidance, and understanding can transform one's perspective and help a person overcome fear, insecurity and self doubt. अगर हम किसी को अच्छे से समझाए, उसको गाइड करे, उसको मोटिवेट करे और उसको बताए कि तुम्हारे लिए ये चीज है, तुम अपने लिए भी जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, अपनों के लिए जियो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं और लाइफ को अलग तरीके से उसकी बदल सकती है। यही मेन आपका है इस स्टोरी का। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है बच्चे, ब्यूटी एंड वर्थ लाई डीपर देन आउटवर्ड लुक्स और अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। ये आपको दो इंपॉर्टेंट इसकी कोट्स करने हैं। फिर आपकी इसकी थीम से आती है बच्चे, अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। द स्टोरी एम्फेसाइजेस दैट आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर ऑफन मिसलीडिंग एंड पर्सन्स ट्रू वर्थ लाइज इन देयर कैरेक्टर। मतलब कि जो बाहरी खूबसूरती है वो डिसअपेयर हो जाती है, और एक इंसान की असली खूबसूरती वो होती है जो उसके अंदर है, जो उसकी नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका मैनर है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जिससे वो अपने साथ दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Derry, a 14-year-old boy with one side of his face scarred by an accident, by acid attack, believes that people judge him solely based on his looks. He hides from society, feeling inferior and isolated. वो दुनिया से बचता था, अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से बचता था, वो अकेलापन महसूस करता था, आइसोलेशन महसूस करता था। बट द पॉइंट इज, ऐसा कुछ बाद में जाकर चेंज हुआ जब वो किससे मिला, मिस्टर लैम्ब से। However, his encounter with Mr. Lamb
An old man with a tin leg demonstrates the physical disability, or scars do not define a person. Mr. Lamb treats Derry with respect, showing the kindness, wisdom and courage are far more important than appearance. उसमें ये बताया कि जो courage है वो अपीयरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डोंट गो विद अपीयरेंस. अपने अंदर एक करेज लाओ, अपने अंदर दुनिया को फेस करने की एक वैल्यू लाओ. This theme teaches readers that the judgment based on the looks is superficial and the reality often different from what we see on the face of it. यानी कि जो रियलिटी हम देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अलग है. Acceptance of imperfection. Derry initially hates his scared face, feels powerless, believing it makes unworthy. Though through conversations with Mr. Lamb, he realizes that the imperfections are natural and everyone has their own struggles and weaknesses. Mr. Lamb, despite his thin leg, lives life fully confident in his abilities and experiences. यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पर आ रहा है acceptance of imperfections. यानी कि जो भी imperfections है लैम्प को मिस्टर लैम्प की थी या डेरी की थी, वो उसको एज अ डिग्निटी लेके चल रहे हैं. आप में अगर कोई कमी है तो वो आपने अपने अंदर बना रखी है. आपको कोई काम करने से या कोई जिंदगी में आगे बढ़ने से किसी से कोई रोक नहीं सकता. तो व्हाट यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल और जिंदगी को फुली जीना चाहिए. तो यही मेन आपको मैसेज दिया है इधर स्टोरी में. थीम बेसिकली यही है. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका शॉर्ट आंसर. Why is Derry unhappy about his face? Derry unhappy क्यों है अपने फेस को लेके? Derry feels hurt and rejected because of his acid scarred face. People's reactions make him insecure and withdrawn, and he believes his appearance make him unworthy of friendship or acceptance. जहाँ पर डेरी के बारे में बताया गया, डेरी क्यों खुश नहीं था अपने फेस से? क्योंकि एक तो वो अकेला रहता था, उसको पसंद नहीं था लोगों के साथ रहना, उसको ये लगता था उसके दोस्त नहीं बनेंगे, और एक्चुअली में उसके साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन भी जो लोगों का उसको मिलता था वो बहुत नेगेटिव होता था. इस रीजन की वजह से क्या था हाल, इस रीजन की वजह से जो डेरी था वो परेशान रहता था, मतलब वो अपने फेस को पसंद नहीं करता था. हु इज मिस्टर लैम्ब एंड व्हाई इज ही इंपॉर्टेंट? मिस्टर लैम्ब कौन है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मिस्टर लैम्ब एक पर्सन थे, एक एल्डरली मैन थे जिनका टिन लेग था. वो डेरी के दोस्त बनते हैं. उनकी काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग जो थी वो पूरे तरीके से डेरी का इनर कैरेक्टर चेंज कर देती है. What lesson does Derry learn from Mr. Lamb? Derry ने क्या लेसन लर्न किया मिस्टर लैम्ब से? Derry learns to accept his imperfections, realizing that courage, self-respect and inner strength define a person, not outward looks. वो ये कह रहे हैं कि बाहरी खूबसूरती नहीं, इंसान की अंदर की खूबसूरती क्या करती है, इंसान की अंदर की खूबसूरती उसको बनाती है और बदलती है. ठीक है, तो आज का चैप्टर आपका इतना ही रखते हैं. अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर पे. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ इस्तास, दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की यादें. यहाँ पर हम ये चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. ये चैप्टर बेसिकली हमारा दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका जो है जिटकला सा की स्टोरी, और दूसरी जो है वो है बामा की स्टोरी. तो जो हम शुरुआत करेंगे वो पहले हम जिटकला सा की करेंगे और उसके बाद हम बामा के बारे में जानेंगे. तो पहले हम जरा जिटकला सा की ऑथर जो है उनके बारे में जानते हैं. तो इसका मतलब ये दोनों स्टोरीज हमारी ऑटोबायोग्राफिकल है, दोनों अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इसमें हमें बता रहे हैं. तो देख ये कब की है, 1876 से 1938 का इनका बर्थ था. जिटकला सा कहाँ से है? वो नेटिव अमेरिकन राइटर है, म्यूजिशियन और एक्टिविस्ट रही है. शी बिलोंग्स टू यंकितन सियोक्स ट्राइब से बिलोंग करती है और स्पेंड पार्ट ऑफ हर चाइल्डहुड इन मिशनरी बोर्डिंग्स में. उन्होंने अपना पार्ट ऑफ द लाइफ काफी उन्होंने लाइफ अपना मिशनरी बोर्डिंग में बिताया है. उनकी राइटिंग में क्या क्या चीजें रिफ्लेक्ट होती है? नेटिव अमेरिकन कल्चर रिफ्लेक्ट होता है, वेस्टर्न एजुकेशन रिफ्लेक्ट होती है, थीम ऑफ आइडेंटिटी आती है, ऑपरेशन एंड रेसिस्टेंस आता है. इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड शी नरेट्स हर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कल्चरल लॉस एंड ह्यूमिलिएशन, पर्टिकुलरली व्हेन हर लॉन्ग हेयर अ सिंबल ऑफ हर हेरिटेज इज फोर्सिबली कट. इस स्टोरी में जब उनको उनके पर्सनल एक्सपीरियंस बताए गए हैं, उनके साथ कैसा बिहेव किया गया था, क्या था, और स्पेशली उनके जो लॉन्ग हेयर जब काटे गए, जो कि उनके वहां पर एक सिंबल ऑफ प्रेस्टीज था, वो जब काटे गए तो उनका जो रिएक्शन था या जो उनकी फीलिंग्स थी वो हमारे को पर्टिकुलरली इस चैप्टर में पार्ट 1 में बताई गई है. तो चलिए बच्चे पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. यहाँ पर माई आए कौन है? माई मतलब यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन नरेशन वही है जिसमें आपकी जिटकला सा अपने बारे में बता रही है.
अगेन क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, इसकी भी हमने समरी बिल्कुल डिटेल में इसको आपको बताया हुआ है। देखिए, फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज रियली कोल्ड बिकॉज द स्नो वाज स्टिल ऑन द ग्राउंड एंड द ट्रीज हैड नो लीव्स. A bell rang loudly for breakfast and the sound echoed through the building. The noise of shoes on the hard floors was annoying, and there were many loud and confusing sounds with the people talking in language I didn't understand. It felt like chaos, and even though I tried to break free from the overwhelming feeling, I couldn't. अब यहाँ पर शुरुआत की जा रही है कि भाई उसका फर्स्ट डे है, एप्पल जहाँ पर होते हैं उस जगह पर है, उस लैंड पर है, ठंड का मौसम है, उसको एकदम से बेल बजती है, ब्रेकफास्ट के लिए सब जा रहे होते हैं, और जो शूज़ का नॉइज़ होता है वो उसको बड़ा अनोइंग लगता है। तो मतलब एक कंडीशन, मतलब सिचुएशन बता रही है, एक सीन बता रही है जो उनका फर्स्ट सीन हुआ है उस पर्टिकुलर जगह में, और ये जगह है उनका बोर्डिंग स्कूल. Now, a lady with white hair who wasn't Native American like us came up to us. We joined a line of girls walking into the dining room. अब एक लेडी आती है जो नेटिव अमेरिकन नहीं है और वो हमें लेकर जाती हैं. हम एक लाइन बनाकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डाइनिंग रूम की तरफ हम जा रहे हैं. These girls, और मतलब और भी लड़कियां हैं. These girls were also native Americans. ये जो लड़कियां थी वो भी नेटिव अमेरिकन्स थी. वेयरिंग स्टिफ शूज एंड टाइट ड्रेसेस. उन्होंने बहुत स्टिफ शूज पहने हुए थे और काफी टाइट ड्रेसेस पहनी हुई थी. द लिटिल गर्ल्स हैड एप्रन्स विथ स्लीव्स एंड शॉर्ट हेयर. जो छोटी मतलब जो लड़कियां थी, छोटी लड़कियां थी, उन्होंने एप्रन पहना हुआ था और उनके बाल बहुत छोटे थे. आई फेल्ट like melting into the floor because my warm blanket was taken away and I walked quietly in the soft moccasin. मतलब उनको वो बहुत पतले से शूज थे और उस टाइम उनसे उनका ब्लैंकेट ले लिया गया था और वो सीधा जा रही थी, उनको काफी ठंड लग रही थी. नाउ एक सेकेंड, I looked at the Indian girls. मैंने इंडियन गर्ल्स को देखा and they didn't seem to me mind that they were dressed more openly than me in their tight clothes. While we walked in, the boys came in from the opposite door. I tried to find the 3 young boys who came with us and I saw them at the back looking as uncomfortable I felt. अब वो क्या हो रही है? अब वो थारे उस तरफ जा रहे डाइनिंग रूम की तरफ. सामने से आते हुए बॉयज को देखती है, 3 लड़कों को देखती है और वो यही देख रही है कि वो भी उन्हीं की तरह है, क्योंकि उसने भी वो वाले कपड़े नहीं पहने हुए इन लड़कों ने जो इन्होंने पहने हुए हैं, और वो भी उसकी तरह अनकंफर्टेबल उसको दिख रहे हैं. अगेन बेल बजती है. लिटिल बेल रैंग एंड द स्टूडेंट्स पुल्ड आउट चेयर्स फ्रॉम द अंडर द टेबल. अब जैसे ही बेल बजती है, बच्चे जो लाइन से खड़े हुए होते हैं वो टेबल के अंदर से चेयर निकालते हैं. थिंकिंग इट मेंट वी शुड सिट, आई क्विकली सेट इन द चेयर. उसको लगा भाई चेयर निकाल के बैठना, और फटाफट से वो बैठ गई. नाउ बट व्हेन आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा, आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सिटिंग एंड एवरीवन एल्स एट आवर टेबल वाज स्टिल स्टैंडिंग. मैंने देखा मैं सिर्फ अकेली मैं ही बैठी हुई थी, बाकी सब खड़े हुए थे. तो ऑब्वियसली अगर हम भी ऐसी सिचुएशन में होंगे कि सबके सब खड़े हुए और हम भी बैठे हुए, तो हम भी एकदम से खड़े हो जाएंगे. जस्ट एज स्टार्टेड टू गेट अप trying to figure out how chairs were supposed to be used, another bell rang. Finally everyone sat down and I had to go back to my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him, but everyone else kept their heads down, focused on the plate. When I looked down the long line of tables, a white haired lady was staring at me. अब वो ये कह रही कि भाई जब मैं वहां पर बैठी हुई थी, मतलब मैं बैठती हूँ, मैं इधर देखती हूँ कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई उस चेयर का करना क्या है. जो बाहर पुल की गई है, एक अचानक से दूसरी बेल बजती है और सारे के सारे उस चेयर पे बैठ जाते हैं. और जब वो चेयर पे बैठते हैं तो वो खाना वाना खाना जो शुरू करते हैं. इतने में उसको ना किसी आदमी की आवाज आती है. वो इधर उधर देख रही है कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है, बट वो देखती है कि कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा, सब सिर्फ मुंह नीचे करके खाना खा रहे हैं. जब वो इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं एक व्हाइट हेयर लेडी है जो उसको स्टेयर कर रही है, जो उसको घूर रही है. Right away, I looked down, wondering why the lady was watching me closely. The man stopped talking, and then another bell rang. मैं मेरे को वंडर, मतलब मैं बहुत क्यूरियोसिटी हो रही हूँ कि वो लेडी मुझे क्यों घूर रही है, मुझे क्यों देख रही है. Everyone else started eating with their knives and forks. बाकी सब अपना खाना खाने लगे अपने नाइफ और फॉर्क से. Instead of eating, I started crying because I was too scared to do anything else by that point. मतलब खाने की जगह मैं रोने लग गई. मुझे को बड़ा डर लग रहा था कि मैं, मतलब उसको ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी. होता है यार, मतलब हम किसी भी नई जगह जाते हैं, हम वहां पर देख रहे लोग ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, हमें नहीं पता वहां का कल्चर क्या है, वहां कैसे है, बहुत स्ट्रिक्टनेस सी लग रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है. तो वो बहुत ना बेचारी मतलब बहुत परेशान हो गई थी. बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे वॉजंट द स्ट्रेंज वे ऑफ ईटिंग. मतलब अब वो ये नहीं कह रही कि भाई जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था वो ये नहीं था कि अभी तक जो मैंने बताया सब कैसे खा रहे हैं कुछ, वो तो अभी आना है.
वो क्या है, लेटर इन द मॉर्निंग मेरी जो फ्रेंड थी जुडविन वार्नड मी अबाउट समथिंग रियली बैड, उसने उसको वार्न कर दिया था। क्या फ्रेंड था, नाम था जुडविन ने, कि भाई उसको कुछ इंग्लिश वर्ड्स पता है और उसने सुना है दैट द व्हाइट हेयर्ड लेडी, जो लेडी है टॉकिंग अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हेयर, वो जो लेडी है वो हमारे बाल काटने की बात कर रही है। अब यहां पर आती है कल्चरल बिलीव्स, अपने हेरिटेज। तो देखो, आर मॉम्स हैड टोल्ड अस द ओनली द वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड एंड हैड देयर हेयर कट बाय द एनिमी। हमारे में जो वॉरियर्स होते हैं और अगर वो एनिमी उनको पकड़ लेते हैं तभी उनके बाल कटते, अदरवाइज काटे जाते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ बाल काटे ही नहीं जाते। और इनफैक्ट इतने खूबसूरत लंबे बाल होते हैं और यहाँ पर वो नहीं चाहती कि उसके हेयर कट हो, cut by the enemy. In our community, short hair was for those in mourning or and singled hair was a sign of belief of afraid. वहां पर मतलब कोई साइन ऑफ, जब किसी के कोई दुख हुआ है, जैसे हमारे में होता है कोई मर जाते हैं तो किसी की डेथ हो जाती है तो बाल कटवाते हैं, ऐसे ही वहां पे भी कोई दुख होता है या कुछ होता है तो ही बाल कटते हैं, अदरवाइज वहां पर बाल काटना इज नॉट एट ऑल गुड साइन। तो वो बच्ची मतलब वो डर रही थी। We talked about our situation for a while, and when Judwin said, I quote, we have to accept it because they are strong, I didn't want to agree. अब वो कह रही है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रांग है, हम इतने स्ट्रांग नहीं है। और मैं उसकी बात मानना चाह नहीं रही थी, मैं एग्री नहीं कर रही थी। नो आई वोंट लेट देम डू इट, मैं उनको नहीं काटने दूंगी मेरे हेयर को, मैं लड़ूंगी उनसे। आई वेटेड फॉर राइट मूवमेंट, मैं सही मूवमेंट का वेट करने लगी। एंड व्हेन नो वन वाज पेइंग अटेंशन आई क्वाइटली लेफ्ट, और वहां पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा था, मैं चुपचाप निकल गई। मैं अपस्टेयर्स गई चुपचाप, जितना शांति से मैं जा सकती थी। एंड इवन दो माई शूज वर मेकिंग नॉइज, दे हैड गिवन मी शूज इंस्टेड ऑफ माई मोकिसिन। अब वहां पर उसको शूज दे दिए गए थे, जो उसने पहने हुए थे उसकी जगह उसको वो दे दिए गए थे, और उसके शूज भी नॉइस कर रहे थे, बट स्टिल वो बहुत धीरे धीरे करके जा रही थी। आई वॉकड अलोंग द हॉल विदाउट नोइंग वेयर आई वॉज गोइंग, मैं हॉल में से निकलती हुई गई और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। देन आई सॉ एन ओपन डोर, मैंने एक ओपन डोर देखा और मैं उसके अंदर चली गई। इट वॉज अ बिग रूम विथ 3 white बेड्स एंड द विंडो एंड हैड डार्क ग्रीन कर्टेन्स मेकिंग द रूम डिम। उसमें बहुत बड़ा रूम था, डार्क ग्रीन कर्टन्स थे और डिम, जो रूम था वो बहुत डिम था। थैंकफुली नो वन वॉज देयर, वहां पर कोई भी नहीं था। आई वेंट टू द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, आई गॉट डाउन ऑन माई हैंड्स एंड नीज, क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। मैं जाकर चुपके से, एक जो रूम का सबसे डार्क कॉर्नर था ना, जहां पर बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी ना पाए, मैं वहां पर जाकर छुप गई। बेसिकली वो अपने लॉन्ग हेयर्स को कटने से बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जो वो कर सकती थी। I stayed hidden at a peeked out, feeling scared. Whenever I heard footsteps close by, even though people in the hall were calling my name loudly, I knew my friend Judwin was looking for me. I didn't say anything. अब वहां पर उसको आवाजें आने लगी अपने नाम की, उसको पता उसकी फ्रेंड उसको बुला रही है, लेकिन वो सामने आने ही नहीं चाह रही थी क्योंकि वो हर वो रास्ता अपना रही थी जिससे वो एस्केप कर सके। द फुटस्टेप्स गॉट फास्टर, जो पैरों की आवाज थी वो बहुत तेज हो गई। वॉइस साउंडेड मोर एक्साइटेड, जो वॉइस थी वो बहुत अलग आवाज आने लगी। दे वर गेटिंग क्लोजर, बहुत पास आने लगी। विमेन एंड गर्ल्स केम इन द रूम, वो रूम में आई। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड एज दे ओपन क्लोजेट डोर्स एंड लुक्ड बिहाइंड बिग ट्रंक्स। मैंने देखा वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहे, बड़े बड़े क्लोजेट्स को खोल रही हैं, ट्रंक्स को खोल रही हैं, बट किस लिए? मेरे को ढूंढने के लिए। समवन पुल्ड अप द कर्टेन्स, किसी ने कर्टेन्स हटाए और रूम में सडनली एकदम से ब्राइटनेस आ गई। जैसे ही ब्राइटनेस आई, आई एम नॉट श्योर व्हाई दे डिसाइडेड टू स्टूप डाउन एंड चेक अंडर द बेड। आई रिमेंबर्ड बीइंग पुल्ड आउट इवन दो आई फॉट बैक बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग लाइक क्रेजी। मुझे नहीं पता वो ढूंढते ढूंढते उनमें से कौन नीचे बैठा, कौन मुझे ढूंढ कर बाहर निकाला, क्यों उन्होंने ऐसा किया, बट मैंने किक किया, स्क्रैच किया, पूरी कोशिश की अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए। इवन दो आई डिडंट वांट टू, जबकि मैं ऐसा करना चाहती नहीं थी बट मुझे करना पड़ा। दे टुक मी डाउनस्टेयर एंड टाइड मी टाइटली ऑन द चेयर। वो मुझे खींचकर नीचे ले आए और मुझको चेयर से बहुत टाइटली बांध दिया। एंड नाउ, जिसका डर था, मैं बहुत रो रही थी, मेरा हेड, मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी पूरा टाइम, होल टाइम, अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। मैंने अचानक से महसूस किया उस सीजर को अपने नेक पर। एंड आई हर्ड देम कट ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मैंने देखा उन्होंने मेरी जो बहुत मोटी ब्रेड थी उसको काटते हुए, मैंने वो चीज फेल्ट कर ली थी। देन आई फेल्ट रियली सैड सिंस दैट डे दे टुक मी फ्रॉम माई रूम। आई हैड बीन ट्रीटेड वेरी बैडली, मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया तब से। पीपल स्टेयर्ड at me and I was thrown around like a wooden puppet, and now they cut my long hair like they do
to someone who is scared. I felt so upset and I cried for my mom, but no one came to comfort me. No one talked to me calmly, likely my mom used to. Now I was just one of many little animals being led by someone else. Now मैं जब बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे मेरी मदर की याद आ रही थी, बट वहाँ पर कोई नहीं आया जो मुझे मेरी मदर की तरह चुप करवा सकता था या मेरे को बचा सकता था। अब मेरे बाल कटने के बाद मैं भी उन बाकी जो बच्चे थे, उसको उन एनिमल से कंपेयर किया, उनकी तरह हो गई थी जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये स्टोरी है आपकी ज़िटकला सा की कि भई किस तरीके से विमेन स्पेसिफिकली गर्ल्स को कैसे किस तरीके से ट्रीट किया गया था, उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद बच्चे आते हैं हमारा पार्ट 2 जो कि है मामा का, जिसकी स्टोरी का नेम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। पहले जरा इनके भी बारे में भी ऑथर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मामा जो कि बॉर्न हुई थी 1958 में, इज अ दलित लोअर कास्ट विमेन, राइटर है तमिलनाडु से, इंडिया से, नोन फॉर हर नॉवेल्स एंड ऑटोबायोग्राफिकल एसेस। मतलब उन्होंने ज्यादातर वही लिखा है जो उन्होंने फील किया है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो उन्होंने फेस किया है। Her works focusing on caste discrimination, social injustice, and women's empowerment. In Memories of Childhood, Bama recounts her early life in rural village where she witnessed and experiences caste-based oppression and emphasizes the importance of education as a tool of dignity, self-respect, and social मोबिलिटी। उन्होंने किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, सोसाइटी उनको किस तरीके से ट्रीट करती थी, उनकी कम्युनिटी को कैसे देखा जाता था, किस नज़र से देखा जाता था, और उन्होंने किस तरीके से लोगों की नज़रों में अपनी जगह बनाई, वो सारी चीज़ों पर लिखा करती थी। और उसमें से ही एक लिया गया है उनकी स्टोरी जो कि है वी टू आर ह्यूमन बींग, हम भी इंसान हैं। तो जरा इसको भी इन डेप्थ देखते हैं। When I was in the third grade, जब मैं थर्ड ग्रेड में थी, I hadn't heard people talk openly about untouchability. मैंने सुना नहीं था अनटचेबिलिटी के बारे में ओपनली लोगों को बात करते हुए। अनटचेबिलिटी मतलब छूना नहीं है, ये लोग लोअर कास्ट से है या ऐसा है वैसा है, ये मैंने कभी सुना ही नहीं था। But I had already seen, felt and experienced it, and it made me feel humiliated. But मतलब वो चीजें वो देखती थी, महसूस करती थी, बट ओपनली कोई उसके सामने नहीं बोलता था। जब वो चीजों को फेल्ट महसूस करती थी, देख रही थी, तो उसको बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता था। ऑब्वियसली देखो, ह्यूमन बीइंग्स एवरीवन आर इक्वल। ये तो इंसानों ने जमीन पर आकर, अर्थ पे आकर एक सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेशन किया है कि भाई ये कास्ट से है, ये इस रिलीजन से है। अल्टीमेटली देखे तो एवरीबडी इज इक्वल। नोबडी हैज राइट कि कोई किसी को कुछ उल्टा बोले, किसी के लिए नेगेटिव बोले, किसी के लिए अगेंस्ट बोले। यही पर वो बोलना चाह रही हैं। तो बहुत ह्यूमिलेटेड फील करती थी। One day I was walking home from school with an old bag on my shoulder. The distance I had to walk could be covered in just 10 minutes, but I usually took me at least 30 minutes to get home. I like to take my time spending around half an hour to an hour enjoying interesting things happening on the streets, in the shops and the bazaar. मतलब उसका घर ना स्कूल से 10 मिनट दूर था, बट वो ना घूमती फिरती जाती थी, मार्केट से जाती थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। आधा घंटे के लगा के वो जाती थी। स्कूल टाइम में हम भी ऐसे ही करते थे, मैं भी ऐसी करती थी। मेरे घर के से मुश्किल से 5 से 7 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बट मैं वो लंबा सा रूट लेके घूमती फिरते हुए जाना अच्छा लगता था। तो वही ये भी वही करती थी। आई गेस आप भी ये करते थे? यस, नो लिख देना। लेट पहुंचते थे घर, लेट पहुंचना नहीं मतलब घूमते फिरते जाते थे या क्या था? There was so much to see on my way to home from school. A monkey doing tricks, a snake man, charmer, cyclist who hadn't stopped pedaling for 3 days. मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे शोज होते थे। शोज इन द सेंस, रोड पे आपने देखा होगा मंकी शो हो रहा है, एक पर्सन है वो 3 दिन से साइकिल घुमा रहा है, और आपका स्नेक का हो रहा है, वो तो मतलब उसको बड़ा मजा आता है सब चीजें देखने में। अ टेम्पल विद अ बिग बेल, food being cooked, stalls selling various things like dried fish, sweets, a street light changing color, and even a man with a wild lemur selling stuffle, needle, and ear cleaning tools. I could keep talking about each interesting things I saw, and each one made me stop and look. मतलब मैं हर एक छोटी से छोटी चीज जो मैं देखती हुई जाती थी, मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ, और कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती थी। मुझे मतलब जो हमारी बामा है उनको बड़ा मजा आता था इस तरीके से घर जाने में। तो ऐसे ही एक दिन ना वो जब जा रही थी तो उसने देखा एक बहुत ह्यूज पर्सन था, आदमी सा था, वो अपने हाथ में एक बहुत छोटा सा पैकेट लेके जा रहा था, और उसको ना बड़ी हंसी आ रही थी कि इतना बड़ा आदमी, हाइट देखो इसका, और ये इतना छोटा सा पैकेट लेके जा रहा है। बट वो जब जाता है ना तो वो लैंडलॉर्ड के वहां जाता है, और वो एक डिस्टेंस से मेंटेन किया होता है। वो एक स्ट्रिंग से ना उस पॉली बैग को लैंडलॉर्ड को देता है, और लैंडलॉर्ड उस पॉली बैग से सामान लेकर उससे खाने लग जाता है। मतलब उस आदमी के हाथों से वो नहीं लेता, उस आदमी के पास भी वो नहीं आता,
उस आदमी से दूर रहता है वो और उससे वो पार्सल लेता है। तो यहाँ पर हमें डिस्पैरिटीज और आपको जैसे हमारा अनटचेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन, यही हमें दिखना शुरू हुआ। ये सब देखने के बाद ना, ये वाली मैंने आपको जो स्टोरी बताई, आई फाइनली वेंट होम, मैं घर गई, माई ओल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहां पर था, एंड आई शेयर द होल फनी स्टोरी विद हिम। आई कुडंट स्टॉप लाफिंग एट द थॉट ऑफ बिग मैन, स्पेशली एल्डर, मेकिंग सच फनी शो ऑफ कैरिंग द पार्सल, बट माई ब्रदर वॉज अम्यूज्ड. He told me a man wasn't trying to be funny when carrying the package like that. He explained that the people believed they were from higher caste and through they shouldn't touch us because it would make them इम्प्योर. जो मैं आपको बात बताई, अब उसने अपने घर जाके भाई को बताई, क्योंकि वो तो बच्ची थी, उसने इसको हंसी में ले लिया, बट उसके भाई ने उसको बताया, जो हायर क्लास वाले हैं, मतलब वो लोग अपने आप को हायर क्लास का समझते हैं और उनको ये लगता है कि अगर वो हमसे कोई भी चीज ले लेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय स्ट्रिंग. दैट्स वाई उसने जो पैकेज था वो स्ट्रिंग से लिया था. अब व्हेन आई हर्ड दिस, जैसे ही मैंने सुना मेरे को बहुत बुरा लगा. अब मेरे को मतलब जो हंसी थी मेरी वो सैडनेस में बदल गई. हाउ कुड दे ट्रीट, वो हमें ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो खा तो हमारे हाथों से ले है ना, बस लाकर हम दे रहे हैं लेकिन हमारे हाथों से नहीं लेंगे. मतलब इस तरीके के थॉट्स उनके माइंड में आने लगे. उसको मतलब बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो गया था इस चीज को लेके. आई फेल्ट सो अनॉयड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोस वाडियाज राइट अवे. मेरे को दिल कर रहा था कि वो जो खाने की चीज है ना, अभी जाऊं और उसको टच करूं, उनको बताऊं कि भाई तुम खा रहे हो बट देख लो ये क्या है, हम लोग लेके आ रहे हैं. आई वंडर्ड व्हाई वी हैड टू डू थिंग्स फॉर दीस पीपल. मुझे ये हो रहा था कि हम इन लोगों के लिए काम कर ही क्यों रहे हैं, हम इन लोगों के लिए ऐसा कुछ कर ही क्यों रहे हैं. आवर important elders goes to the shop to get snacks and hands them over politely, bowing shrinking to the person who just sits there. The idea of it made me really mad. ये जो आई चीज थी ना, मतलब हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको इतना कर रहे हैं और वो हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था. मुझे यानी कि आपकी ऑथर बामा को. इनफैक्ट ये सुनकर हमें भी आ रहा है, देखो ये सब चीजें आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू आर द नेशन बिल्डर. आप ही है यूथ, आप इन चीजों के अगेंस्ट बोलिए. आगे देखते हैं. ये गाइस हमारे को इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझते, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हो. जस्ट बिकॉज दे कलेक्टेड अ फ्यू कॉइन्स डज दैट मीन दे शुड फॉरगेट अबाउट द बीइंग काइंड. हाँ ये अलग बात है कि उनके पास कुछ पैसे आ गए यानी कि वो अमीर हो गया, तो वो क्या ये सोच भूल जाएंगे कि इंसानियत क्या होती है, काइंडनेस क्या होती है. हम भी इंसान हैं, हमारा भी फीलिंग्स है, हमारे को भी वो सब कुछ पसंद है जो वो करते हैं. इंस्टेड वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, गेट आवर पे एंड दैट्स इट. हम उनके वहां काम करते हैं, हमें हमारी पेमेंट मिले, दैट्स इट. हम उनके लिए छोटे छोटे काम क्यों करें, वो हमें इस तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं, ये सारा आपका इसमें आता है. माई ओल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी केम होम. मेरा जो बड़ा भाई था जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो घर आया था छुट्टियों में. He would often go to library nearby village to borrow books. One day, as he was walking along the bank of the irrigation tank on his way home, one of the landlord men approached him. The man didn't recognize my brother and said, "Who are you, sir? What's your name?" My brother told him name right away. The name was younger brother. On which street do you live? The reason for asking this was if he knew the street, he would also नो द कास्ट. अब एक बार जब उसका भाई आया हुआ था, वो एक जगह से जा रहा था, तो वहां पर एक पर्सन आता है तो उससे पूछता आपका नाम क्या है, उसने नाम बताया, फिर तो पूछा तुम कहाँ रहते हो. उसका ये पूछने का मतलब ये था कि क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो अमीर लोग थे वो अलग जगह रहते थे और जो एज पर सोसाइटी जो लोअर कास्ट लोग थे उनकी अलग जगह थी. जैसे वो नाम बताएगा वो समझ जाएगा कि भाई वो पर्सन कौन है. अब ऐसे तो पूछ नहीं सकते भाई तुम कौन हो. माई ब्रदर टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स. ही सेड बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस ग्रुप, हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, दे डोंट गिव अस एनी ऑनर, वो हमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते, डिग्निटी रिस्पेक्ट ये सब हमारे को नहीं मिलती. बट इफ वी स्टडी, लेकिन हाँ तुम मेहनत करो, हम मेहनत करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो यस क्या कर सकते हैं, इस जो भी सोसाइटी में अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है हमारे साथ, हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं. सो स्टडी केयरफुली, लर्न एज मच एज यू कैन. इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑन योर ओन वे. अगर तुम हमेशा आगे रहोगी, मेहनत करोगे, तो लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारे दोस्त भी बनेंगे. अपनी पूरी एनर्जी, अपना सब कुछ पढ़ाई में लगा दो. एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी पावर है जो कि पूरे तरीके से लोगों की सोच बदल सकती है आपके लिए. जस्ट लाइक माई ब्रदर एडवाइस, आई केम फर्स्ट इन माई क्लास. मेरे भाई ने जैसा एडवाइस किया था मैं क्लास में फर्स्ट आई. बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड, और इस वजह से बहुत से मेरे दोस्त भी बन गए. ठीक है, तो ये आपकी लार्ज समरी है. अब हम आते हैं मेन इसकी थीम पे. पहले इंपॉर्टेंट कोट्स लिख लो इस चैप्टर के. भाई वाली क्लास तो बड़ी लंबी हो गई भाई, इतनी मेहनत कर रही है, आप भी कर रहे हो, मार्क्स ले आना. बाकी मैराथन में तो अभी
पता नहीं पट्टे चकने हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। थीम identity and cultural pride. Zitkala's story, her long hair is a powerful symbol of cultural identity and personal pride. Cutting it into missionary school is not just a physical act, it represents an attempt to erase her Native American heritage and impose Western norms. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि बालों का काटना सिर्फ एक वहाँ का रूल नहीं था, वहाँ पर ये मेन हो गया कि भाई ये इसको ये बता दिया जाए कि तुम अब वहाँ की नेटिव अमेरिकन नहीं हो, तुम्हें जो वेस्टर्न नॉर्म्स है, दूसरी कंट्री के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना होगा। वही द नरेटिव हाईलाइट्स हाउ identity is deeply connected to cultural and tradition. Zitkala's resistance to having her hair cut reflects her fight to retain self-respect and cultural pride, showing the universal struggle to preserve identity in the face of oppressive forms. यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहती थी, वो सर्वाइवल चाहती थी, और किस तरीके से वो उसको प्रिजर्व करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी। उसको बचाने के लिए शी डिड every bit she could do, but she was a little one, she couldn't make it. ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंजस्टिस बताया गया है दोनों ही केसेस में, जिटकला सा में और बामा में। एक्सपीरियंस फॉर्म ऑफ प्रेजुडाइज एंड सोशल इंजस्टिस इन देयर चाइल्डहुड। जिटकला सा फेसिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें भाई कास्ट बेसिस पर किया जाता है मिशनरी स्कूल में, वही नेटिव अमेरिकन थी। और बामा फेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हर विलेज, विटनेसिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमिलिएशन, segregation and unequal treatment of lower caste. This experience emphasizes how society enforces inequalities, shaping children's understanding of fairness, human dignity and social hierarchies. Basically बच्चे की dignity, social hierarchies जो रैंक बांटी गई हैं, ये सब कुछ इस स्टोरीज में आपको दिखाया गया है। क्योंकि मैं बहुत पीछे आपको पहले बहुत अच्छे से इंडेप्थ बता दिया है, तो अब आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कर लेना, ठीक है। और इसका आपकी लास्ट थीम है इसमें रेसिस्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। Despite discrimination they face, both narrators find way to assert dignity and self-respect. Zitkala Sa resists forcibly when her hair is being cut, showing courage. उसने कोशिश की, पूरी करेज दिखाया अपने आप को बचाने की। वही बामा ने किसकी हथियार बनाया? एजुकेशन को अपना हथियार बनाया। और ये जो कास्ट ऑपरेशन था, मतलब दबाव, मतलब एक कास्ट को दूसरे से छोटा समझना, स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। Both narratives shows that the resistance can take different forms, either through personal courage or self-improvement, and highlight the importance of preserving self-worth and moral strength despite social pressure. Basically, दोनों में यही बताया जा रहा है कि social pressure के बावजूद how both the women किस तरीके से आगे बढ़कर आई और उन्होंने अपने आप को इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उनको तोड़ने की कोशिश की। तो आई होप आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारा फ्लेमिंगो आपका चैप्टर्स कंप्लीटेड है, पोइट्रीज कंप्लीटेड है, विस्तास का भी सारा कंप्लीटेड हो गया है। अच्छे से एक बार देख लेना। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम सीखेंगे राइटिंग सेक्शन भी करेंगे और हम रीडिंग सेक्शन भी करेंगे। और फिर हमारा आएगा मैराथन आएगा, जिसमें तो बस पूछो मत। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब हम मिलेंगे जल्द से जल्द अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।